This conference will now be recorded. नमस्कार वैद्यगण। आज दिनांक 11 जनवरी 2021 वैद्य अनिल पानसे सर निमित्त आयोजित आयुर्वेद व्याख्यान माला के द्वितीय पुष्प में सबका स्वागत हम करते हैं। आज का प्रभाकर काळे सर, तुमचं माइक। आज के व्याख्यान का विषय वैद्य अनिल और प्रैक्टिस में ग्रंथोक्त श्लोकों का क्लिनिकली एप्लीकेशन। आज के व्याख्याता या वक्ता गुरुवर्य वैद्य ऋषिकेश मेहत्रे सर। इनका एक्चुअली सर को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, सर से कोई परिचित नहीं ऐसा व्यक्ति महत्व नहीं है, किंतु सर का अल्प परिचय देना उचित रहेगा। सर ने अपना पीजी 1995 में किया था, टॉपर रैंक नंबर 1 एट जामनगर नेशनल लेवल एमडी एंट्रेंस पीजीसीएटी। सर ने संहिता में जामनगर से एमडी किया था और सर का थीसिस का सब्जेक्ट एप्लीकेशन ऑफ तंत्र युक्ति इन संहिता अध्ययन, गाइड बाय डॉक्टर रामभाऊ द्विवेदी। वेरी रेयर सब्जेक्ट था ये सर का, और मुझे सर को बताते हुए बहुत खुशी होती है कि जामनगर से इस व्याख्यान माला में 15+ रजिस्ट्रेशन हुए हैं। दूसरी बात, सर के 2 क्लिनिक्स हैं पुणे और नासिक में। लगभग 24 ईयर से सर प्रैक्टिस कर रहे हैं। सर की ओन वेबसाइट खुद की www.mehtre-ayurved.com है। इस पे ऑनलाइन कोर्सेस फॉर संहिता प्लस टीका वाचन फॉर वाग्भटा, संहिता प्लस टीका वाचन फॉर चरका, तंत्र युक्ति और पीजीसीएटी प्रिपरेशन कोर्स ऐसे अवेलेबल है। सर का यूट्यूब चैनल पे है खुद का मेहत्रे आयुर्वेद नाम से। लगभग 4350 के ऊपर सब्सक्राइबर है और 128 वीडियो सर के अपलोडेड है। और सर पायोनियर टू इंट्रोड्यूस एंड एस्टेब्लिश पीजीसीएटी प्रिपरेशन क्लास इन इंडिया। लगभग 450+ स्टूडेंट सिलेक्टेड हुए हैं सर के अभी तक, और इसी के वजह से राहुल और मैं या मेरे जैसे कई वैद्य एमडी कर चुके। इसलिए सर को 2016 में रिसीव्ड बेस्ट टीचर अवार्ड बाय वैद्य खड़ीवाले वैद्य संस्था पुणे, यहाँ से मिला। It is considered as highest honor in Maharashtra to receive award from this संस्था. The award is डॉक्टर बीजी घानेकर उत्कृष्ट अध्यापक पुरस्कार। और एक सर के बारे में शेयर करना चाहता हूँ एक बात। सर के जो 3-4 गुरु हैं उनमें से एक वैद्य अनिल पानसे सर। मैं सर को विनती करता हूँ कि वो ये डायस अभी संभाले। सर, ओवर टू यू। सर, आवाज एकदम व्यवस्थित है। कार्यारंभे सदा तस्मै गणेशाय नमो नमः। अनिलाय नमो नमः। सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमो नमः। श्रोतृगणे नमो नमः। धन्वंतरे नमो नमः। अभी मेरा बहुत लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन मेरे सन्मित्र वैद्य अमोल बंसोड़े जी और आयोजक वैद्य राहुल मारवा जी इन्होंने दिया। इन दोनों को हार्दिक धन्यवाद और सादर नमस्कार कि इस व्याख्यानमाला में मुझे मेरा विचार रखने का शुभ अवसर दिया। ये नेक्स्ट स्लाइड है। ये विषय है वाग्भट हृदय आयुर्वेद भूषण सन्मित्र गुरुवर्य भगवान द अनिल पानसे। तो जिनके नाम से, जिनके स्मृति के लिए ये व्याख्यान आयोजित की गई है, उनके मेरी दृष्टि से व्यवहारिक रूप से इतने विशेषण है। वाग्भट हृदय आयुर्वेद भूषण क्यों, बाद में बताता हूँ।
सन्मित्र, गुरुवर्य, भगवान, ऐसे 3 विशेषण क्यों, ये भी बस बता रहा हूँ, और द अनिल पानसे क्यों, ये भी बता रहा हूँ। ये व्याख्यान का पूर्वार्ध है, आधार है, समवायी कारण है, और बाकी का जो है इस निमित्त से अनिल ने जो सिखाया उसका उपयोग करके व्यवहार में क्या लाभ हुआ मुझे, उसके कुछ अनुभव आपके साथ यहाँ पर शेयर करने के लिए मैं उपस्थित हूँ। जब उन्होंने पूछा अमोल जी ने कि सर आपके इंट्रोडक्शन में और कुछ लिखना है क्या, तो उन्होंने तो बहुत सारा तो बता दिया, लेकिन ये उनका ही, उनको बिना पूछे ये व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पर आपके सामने रखा है कि उन्होंने पूछा कि सर और कुछ इंट्रोडक्शन में ऐड करना है क्या। मैंने कहा कि बायोडाटा तो भेज देता हूँ, लेकिन इतना ही इंट्रोडक्शन काफी है कि जिस व्यक्ति के नाम से ये व्याख्यामाला आपने आयोजित की है उस अनिल पानसे का मैं प्रथम विद्यार्थी हूँ, और अनिल को भगवंत समझने वाला उसका मैं भक्त नामदेव हूँ। मैं बहुत कोशिश करूंगा कि मेरा भावनाओं का जो उछाल है वो नियंत्रित रखने का मैं प्रयास करूंगा, लेकिन हो सकता है कि एक आध बार गला रूंझ जाए, आंसू निकल आए, बोलते बोलते शायद मैं बीच में रो पड़ू, एक आध में घुसने चला जाए, ये हो सकता है। जब अनिल था, मेरे साथ था, इस दुनिया में था, तब भी जब मैं उसके बारे में मेरे सारे स्टूडेंट के साथ उसकी सिखाने की जो विधा थी उसको मैं मेरे स्टूडेंट को बताता था, पीजी स्टूडेंट्स को, तब भी मेरा गला भर के आता था, जब वो था तब भी। तो आज तो बोलना तो मुश्किल होता ही है मुझे, लेकिन उसके नाम से अगर व्याख्यान माला है तो बोलूंगा ही, संकल्प से मैं बैठा हूँ, प्रयास करता हूँ जितना हो सकता है उतना। तो मेरा इतना ही इंट्रोडक्शन है सही अर्थों में कि मैं अनिल का प्रथम शिष्य हूँ, और अनिल मेरे लिए भगवान है, देवता है। माझा देव, माझा गुरु आणि माझा सन्मित्र, असं सगळं असणारा म्हणजे अनिल। एक सद्भाग्यशाली मनुष्य आहे की मला माझा मित्र, जो केवळ 2 वर्ष वयाने मोठा आहे, तोच मला माझ्या आयुष्याचा करता करता आधार, स्वामी, धनी, मार्गदर्शक, गुरु, प्रेरक या अर्थाने लाभला। आणि अगदी अलीकडे मागच्या 5-6 वर्षामध्ये मला असं रिअलाइज झालं, समजून आलं की आपण ज्याला मित्र समजत होतो, गुरु समजत होतो, तो तर साक्षात भगवंत आहे। तर आधी थोडा अधिक विषयी बोलतो आणि मग आपण व्याख्यानाचा जो विषय आहे त्याच्याविषयी बोलूया। इथे एक छोटासा श्लोक कडेला लिहिला आहे, ते माझे गुरु आहेत, ज्या काही संस्कृत मधलं ओकाठो कळत नव्हतं, त्या 1988 साली ऍडमिशन झाल्यानंतर जी पहिली गुरुपौर्णिमा त्याला हा श्लोक तयार केला, आणि तो सगळ्या गुरूंचा जे गुरु होते त्यांचा प्रभाव, मानस मनावर पडला होता, त्यांची नावं त्यात गुंफलेली आहेत, आणि ही शक्ती त्यांनी दिली की तुला संस्कृत येणारच, तुला संस्कृत 12वी पर्यंत होतं की नाही इससे कुछ संबंधी नहीं है। तो माधवाय, दिलीपाय, विजयाय, तुलाय च, दिवाकर समीराभ्याम अनिलाय। इसमें से बहुत सारे लोगों को आप जानते हो। माधव अर्थात मेरे गुरुजी के गुरुजी के गुरुजी अर्थात महागुरु। मैं अहंकार से नहीं लेकिन विनम्रता से बताना चाहूंगा कि महागुरु यह शब्द पहली बार 1993 में जब कुलटकर सर की स्मरणिका निकाली गई उसमें मैंने प्रयोग किया है। 1993 में उस स्मरणिका में मेरा ही महागुरु नाम से मेरे गुरुजी पानसे की गुरु दिलीप गाडगील, और दिलीप गाडगील सर के गुरुजी माला कुलटकर सर, उन घर में रह के सीखने वाला मैं अंतिम विद्यार्थी, इसे पहला नाम उनका
आयुर्वेद में एडमिशन हुआ 9 अगस्त 1988 को। उसके बाद 11 दिन गाडगिल सर केवल आयुर्वेद हमें क्यों सीखना है, आयुर्वेद की प्रैक्टिस हमें क्यों करनी है, यही हमें समझाते रहे, पढ़ाया तो नहीं उन्होंने। वो 11 दिन हमारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है, इसलिए उनका नाम दूसरा माधवाय दिलीप आय। फिर कुछ विषय पढ़ाने के लिए विजय भंडारे सर थे, जो व्याख्यान संहिता के एचओडी हैं। अतुल चंद्र ठोमरे थे, जिनके यहाँ पर जाके वो मन देखे। दिवाकर जुवेकर सर थे, जो एनाटॉमी पढ़ाते थे, शारीर पढ़ाते थे, जिनके क्लिनिक में जाके कुछ दिन देखा। समीर जमदग्नि सर को तो सब जानते हैं, उस जमाने में उनके क्लिनिक के सामने 50-60 लोगों की लाइन लिख के लगता था कि कभी आयुर्वेद से हमारा भी कल्याण हो। हाँ, द ग्रेट, द वन एंड ओनली, एकमेव अद्वितीय, द पूर्व वैद्य अनिल, ऐसे सभी गुरुओं के नाम इस श्लोक में है। तो अनिलाय नमो नमः ऐसा मंगलाचरण करके आगे ये श्लोक है अष्टांग हृदय शारीस्थान 3, श्लोक नंबर 84। इसमें वात प्रकृति का वर्णन करने से पहले वात की महती बताते हुए वाग्भट का ये श्लोक है। विभत्वाद आशुकारित्वाद बलित्वाद अन्यकोपनाद स्वतंत्र बहुरोगत्वाद दोषाणाम प्रबलो नीलः। मैंने उसको थोड़ा सा कन्वर्ट करके अनिल के एक बर्थडे पे उसको प्रेजेंट किया था। प्रभुत्वा, अत्यंत शास्त्रावर प्रभुत्व, आशुबोधत्व, अपने विद्यार्थियों को बहुत झट से वो कंसेप्ट समझ में आए ऐसे सिखाने की क्षमता होने वाला। भद्रत्वाद, अत्यंतिक सज्जन व्यक्ति, द रेयर मोस्ट जेंटलमैन सर्वाइविंग ऑन द अर्थ। रामबाबू द्विवेदी जो मेरे गाइड थे, उनके प्रशंसा में उपेंद्र दीक्षित ने अपने थीसिस में उनका इंट्रोडक्शन लिखा इन वाक्य से, द रेयर मोस्ट जेंटलमैन सर्वाइविंग ऑन द अर्थ। यही बात मुझे अनिल के लिए कहनी है। भद्र, अत्यंतिक सज्जन, शिष्य प्रेरणा, अनेक शिष्यों को प्रेरणा दी उसने। कल जिन्होंने बात की पुरकर जी है, माड़ी जी है, जिसको अभी अभी युवा पुरस्कार मिला वो पार्थ काळे है, जो एक अत्यंत लोकप्रिय वक्ता है वो परीक्षित शिरडे है। ऐसे उसके शिरडा कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, और उन सभी स्टूडेंट की मालिका में, उन सभी स्टूडेंट का गुरुबंधु के रूप में मैं सर्वप्रथम हूँ, इसका मुझे अभिमान है। शिष्य प्रेरणा, सामर्थ्य, अनेक कार्य एक साथ करने की उसमें क्षमता थी। बहुकार्यत्व, इतने कार्य एक साथ करता था कि अचंभित हो जाया। गुरुनाम प्रवरो अनिल, सभी गुरुओं में सर्वश्रेष्ठ अनिल है। गुरुनाम प्रथमो अनिल, और आद्य गुरु, पहला गुरु अनिल ही है। तो वो जो श्लोक है अष्टांग हृदय का, उसको इस तरह से थोड़ा सा परिवर्तित करके उसको मैंने उसके एक बर्थडे पे किया था, अनिल पांसे। उसके बाद करने के लिए ओपनिंग लेक्चर इस व्याख्यान माला का मैंने ही देना है, ऐसे अमोल ने जो मेरे सन्मित्र उन्होंने कहा था, लेकिन मैंने कहा कि मेरा जो सहवास है अनिल का वो काम है। अनिल की सारी जो पूरी करियर की धरा है वो गोवा है, तो वहां पर उसने 25 वर्ष अपने पूरे जीवन के बिताए हैं, तो वहां के लोगों ने उसके बारे में बताना ज्यादा उचित रहेगा। इसलिए शुरुआत करते समय उस विद्यार्थियों के द्वारा हो ये शुभंकर है। इसलिए पहला व्याख्यान यद्यपि मुझे ऑफर हुआ था, फिर भी उनके स्टूडेंट ने उनके बारे में बताना ज्यादा अच्छा है, ऐसा समझ के कल गोवा के लोगों ने, जहां पर उसने 25 साल काम किया, उनको वो अधिकार ज्यादा है ऐसा मैं समझता हूँ। मेरा और अनिल का जो सहवास है वो अक्टूबर 88 से लेकर जून 1995 तक इतना ही है, क्योंकि जून 1995 में मैं जामनगर चला गया, और जब 3 साल के बाद 19 में यहाँ पर आ गया, तब तक अनिल गोवा चला गया, और मैं कभी गोवा जा नहीं सका और अनिल कभी पुणे आ नहीं सका। तो बाद में किसी कारणवश मैं गोवा में 3 बार गया कुछ लेक्चर्स की वजह से। उस समय उससे साक्षात्कार हुआ, और कभी गणेशोत्सव के लिए, किसी अन्य कार्यक्रम के लिए, कभी अनिल पुणे में आया होगा किसी सेमिनार के, उसमें 3-4 बार। तो कुल मिला के 1995 के बाद आज तक, यानी पिछले 25-26 साल में उसका मेरा प्रत्यक्ष जो साक्षात्कार है वो 10 से कम बार हुआ है। फिर भी मुझे ये अभिमान है कि अनिल पांसे नाम लेने के बाद अगर सबसे पहला नाम किसी को याद आता है तो वो ऋषिकेश मैत्री का था। तो इस दृष्टि से मुझे उसकी प्रथम अभिमान है। उसकी स्मृति में ये व्याख्यान माला आयोजित किए हैं, उसको श्रद्धांजलि के रूप में ये व्याख्यान, ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि वो नहीं है, तो होना है, उसको होना ही है।
वो जाएगा कहाँ? जब तक हम हैं, जब मैं हूँ, जब तक मेरी सांसें चल रही है, तब तक तो वो है ही। मुझे उसकी षष्ठी, उसकी 75th सालगिरह, उसका सहस्त्र चंद्र दर्शन, उसका शतायुष्ट, ये सब मुझे करना है। इस संकल्प से मैं काम कर रहा हूँ, और वो कहा जाए देह से नहीं हो, ठीक है, लेकिन शत शत विद्यार्थियों की हृदय में तो वो है। मुझे श्रद्धांजलि देना उतना उचित नहीं लगता है। मैंने इस प्रकार की एक पोस्ट भी लिखी है, बहुत सारे ग्रुप पर, बहुत सारे लोगों ने पढ़ी भी है, कि जब तक व्यक्ति है तब तक उसकी प्रशंसा करो, उसकी स्तुति करो, उसके कार्य का गौरव करो, उसको अच्छा लगेगा। उसके बाद में जाने के बाद आप 100 बार RIP लिखो, श्रद्धांजलि लिखो, भावपूर्ण लिखो, उसको उसमें उसको उस भावना से क्या लेना देना होता है, या उस व्यक्ति के पीछे जो लोग रह गए उनको आपके उस RIP से, उस भावपूर्ण श्रद्धांजलि से जोड़े हुए सोशल मीडिया पर के हाथ में से क्या मिलता है? कुछ नहीं। इसलिए मेरे जीवन में मैंने अगर एक सत्कार्य कुछ अच्छा किया है तो वो ये किया है कि मैंने मेरे गुरु को, मेरे मित्र को, मेरे ईश्वर को, मैंने 10 जनवरी 2016 के दिन पुणे में, उसकी जन्मभूमि वेदशास्त्र वैदिक सभा में इस नाम से सम्मान पत्र और पुरस्कार दिया, उसके गुरु के हाथों से, गाडगिल सर के हाथों से, वाग्भट हृदय आयुर्वेद भूषण। उस पुरस्कार का नाम भी मैंने रखा। मुझे बहुत बुरा लगा कि आज 2016 है, यानी यहाँ से जाके 21 साल हो चुके हैं, देयर है नो वन हैज रिकॉग्नाइज्ड हिज डेडिकेशन, हिज वर्क, हिज एफर्ट्स, उसकी इंटीग्रिटी, इस पर किसी का ध्यान नहीं गया है। तो क्यों मैं किसी की राह देखूं? मैं ही उसका सत्कार करूंगा, और वो उसकी जन्मभूमि में करूंगा, इस अट्टहास से, इस आग्रह से, थोड़ा बहुत कह लीजिए कि इस दंभ से, इस अहंकार से मैंने उसका एक सत्कार, ये मैंने किया, इस कृतज्ञता से नहीं बोल रहा हूँ मैं, इस दृष्टि से बोल रहा हूँ कि किसी व्यक्ति के देह के जाने के बाद कुछ करने की बजाय उसके होते हुए अगर आप कुछ करेंगे तो उस व्यक्ति को उसका आनंद मिलता है, उसका उसको समाधान मिलता है, उसका उसको अनुभव आता है, उसके आसपास के जो उसके अपने लोग हैं उनको उसका आनंद आता है। इसलिए नहीं जाने भगवान ने मुझे क्या प्रेरणा दी, 5 साल पहले मुझसे ये कृत्य भगवान ने करवाया 2016। उस समय मैंने ये बोला था कि अनिल क्या है, अनिल वाग्भट हृदय, अष्टांग हृदय उसका कंठस्थ था, आयुर्वेद भूषण उसके बारे में तो आपने सुना, गुरुवर्य, कितने लोगों का गुरु है, लेकिन वो हमारा हमारा पहला गुरु है, फिर भी हमारा मित्र है, वैज्ञानिक पास है, वो मेरा भगवान। एक अत्यंत ग्रामीण शिक्षण संस्था से आए हुए, शिक्षण संस्था से आए मुझ जैसे अनपढ़ मान लीजिए, ऐसे संस्कृत के परिचय होने वाले व्यक्ति को आयुर्वेदीय रूप में जन्म देने वाला वो पिता है, मुझे एक आयुर्वेदीय वैद्य के रूप में पहचान देने वाला वो मेरी माता है, मेरे जैसे सैकड़ों विद्यार्थियों को जन्म देने वाला वो मौली है। मैंने मेरी 12वीं कक्षा पास करने तक अष्टांग में, अष्टांग महाविद्यालय हमारा BMS का कॉलेज पुणे का, SP कॉलेज के पीछे, वहां पर एडमिशन लेने तक मैंने स्टेज पर चढ़ के 2 शब्द भी कभी नहीं बोले। आज अगर किसी को मैं बताऊं कि मैंने मेरी उम्र के 17 साल तक कभी भाषण नहीं दिया, कभी वक्तृत्व नहीं किया, तो कोई विश्वास नहीं करेगा। लेकिन 6 फरवरी 1988 तक, 1989 तक मैंने कभी भी लेक्चर नहीं दिया, कभी भी व्याख्यान नहीं दिया, कभी भाषण, कभी वक्तृत्व स्पर्धा में भाग नहीं लिया। 6 फरवरी की शाम को टीका वाचन समाप्त होने के बाद गाइडेड सर के क्लिनिक में मुझे कहा कि कल अपने कॉलेज में अमुक अमुक वक्तृत्व स्पर्धा है, तुझे अमुक अमुक विषय पर भाषण देना है, उस स्पर्धा में भाग लेना है, मैंने तेरा नाम उसमें दे दिया है, कल सुबह तू प्रिपेयर करके आ। अनिल का आदेश है, वो तो करना ही पड़ेगा। और 7 फरवरी 1989 को वैद्य ऋषिकेश में तेरे का एक वक्ता के रूप में जन्म हुआ। तो माझा बोलव धनी, माझ्या वक्तृत्व शक्तीचं जे मागचं इंजिन आहे ते अनिल आहे। तिथून पुढे जी प्रगति चालू, वहां से वक्तृत्व शक्ति आ गई, आयुर्वेद की समझ आ गई। तब तक वो 3rd ईयर में, लास्ट ईयर में चला गया, बोला मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा इसके आगे के बैचेस को आप लोग पढ़ाओ। उसके बाद मैं, दीपक दीवार, घनश्याम मर्दा, ये लोग पढ़ाने लगे। तो हमारा जो पढ़ाने का कौशल है, हमारा जो वक्तृत्व का कौशल है, हमारा जो एकेडमिक सक्सेस है, आगे जाके मैं जामनगर में सिलेक्ट हुआ,
उसकी तो कहानी अलग है, कभी उसका लेक्चर ऑनलाइन है, पीजी एंट्रेंस में मेरा सेशन कैसे हुआ, वो एक रोमांचकारी कहानी। लेकिन उसके पीछे का जो अध्ययन का बलस्थान है वो अनिल की देन है, अनिल का आशीर्वाद, अनिल की प्रेरणा है, अनिल का आदेश है, अनिल का शेड्यूल है, अनिल ने करके लिया हुआ वो सारा एफर्ट। इसलिए मेरा योगक्षेम चला वाला मेरा भगवंत अनिल है। योग का मतलब होता है जो तेरे पास नहीं है वो ला के दूंगा, क्षेम का मतलब है जो तुझे दिया है वो तुझसे कभी छीन के नहीं लूंगा, तेरे पास वो मेंटेन करके रखूंगा। वो योगक्षेम चलाने वाला मेरा भगवंत अनिल है। बाकी लोगों की दृष्टि से अरे कसं देख कुंडा, पण माझ्या दृष्टीने मात्र तो माझ्या देवाऱ्यातला देव आहे, माझ्या हृदयातल्या देवाऱ्यातला देव। तो भगवंत देहामधून निघून विश्वरूप झाला, पण माझ्या दृष्टीने तो चिरंतन आहे, शाश्वत आहे। जिन लोगों को उसने पढ़ाया, द हाउ मेनी लाइव्स ही हैव टच्ड, वो सभी के सभी लोगों के जीवन के लिए वो हर मन में और हर कण में और हर क्षण में वो निरंतर रूप में अस्तित्व में है। सिलसिला का गाना लोगों को बहुत रोमांटिक लगता है, लेकिन आज वो मुझे मुझे बहुत ही प्रतीत होता है कि मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम हो, यही करिए। ये गाना वैसे सुनने में लोगों को रोमांटिक लगता है, लेकिन मैं उसको अनुभव करता हूँ, हर क्षण अनुभव करता हूँ। पेशेंट को चेक करते समय, विद्यार्थियों को लेक्चर देते समय, किसी चीज पर आर्टिकल लिखते समय, व्हाट्सएप पर कोई आयुर्वेद की पोस्ट लिखते समय मुझे ऐसे प्रतीत होता है कि हाँ मैं अनिल के पास बैठ कर ये लिख रहा हूँ। इसलिए मेरे लिए वो ये उसके लिए लिखा हुआ सम्मान पत्र है। एक आदर्श विद्यार्थी, प्रेमानिष्ठ, ध्येयनिष्ठ, कृतिशील नेता, नवनोन्मेषशाली, प्रज्ञावंत, प्रेरक, यशस्वी वैज्ञ, शिष्यप्रिय शिक्षक, दूरदृष्टीचा योजक, गुणग्राही, विनम्र, दीपस्थ, निरंजन, ज्ञानज्योति, वंदनीय, प्रातस्मरणीय, शास्त्रवेत्ता। भगवद गीता में जो दैवास्त्र संपत्ति विभाग योग अध्याय है 16, उसमें आए हुए अच्छे गुणों का समुच्चय उसमें था, सभी गुणों का। इसलिए आयुर्वेद का चैतन्य रूप, लिविंग एनसाइक्लोपीडिया ऑफ आयुर्वेद इज अनिल पांसे। उसके चरणों में विनम्र सखा भक्ति भाव से, नवविधा भक्ति होती है, दास भक्ति हनुमान ने, वैसे सखा भक्ति अर्जुन ने की, तो मैं उसका सखा भक्ति के रूप में नमन करता हूँ। और इस तरह से ये सम्मान पत्र जो है के उसको प्रेजेंट किया। ये वो क्षण है 10 जनवरी 2016 स्टेज पर वो है सेंटर पर, उसके सामने सम्मान पत्र रखा है, उसमें लिखा हुआ है, मैंने आपको पढ़ के दिखाया। उसके वो रखी, ये उसको देते समय वो धनराशि उसने नहीं दी, कुछ उस समय मैंने उसको धनराशि दी, मैं उसको क्या दूंगा, तो ये वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, सगळं त्यांनीच दिलेलं आहे, उसको मैं क्या दूंगा। लेकिन उसके चरणों में मैंने दक्षिणा के रूप में कुछ रखना चाहा, तो बोला नहीं, ये धनराशि मैं मेरे नाम से नहीं दूंगा, तू ये धनराशि गोवा में आके मेरे कॉलेज की संस्था के नाम से दे। इसलिए मैं उसके आदेश पर उसके दिसंबर के बाद गोवा कॉलेज गया, वहां जाके उसके कॉलेज की संस्था के नाम से वो धनराशि उस कॉलेज को दी, और उस धनराशि से उसने आगे 1 साल तक महाराष्ट्र के अच्छे वैद्यों को वहां पर आने का निमंत्रण दिया, उनके आने जाने का उस धनराशि से खर्चा किया, और मुझे बताया कि वो धनराशि का प्रयोग मैंने मेरे यहाँ के स्टूडेंट को, अच्छे वैद्यों का व्याख्यान सुनने को मिले, इसलिए किया। इतनी निस्वार्थ वृत्ति उसकी, कर सका, देखिए कितना प्रसन्न उसका ये दर्शन है कि देखता रहता हूँ। मैं मेरे लिए वो नहीं है, ऐसा नहीं है, मेरे लिए इसी रूप में वो निरंतर मेरे पास रहेगा, क्योंकि उसको मैंने जब अंतिम बार देखा तो मैंने उसको इस रूप में देखा है, ऐसे देखा है, हंसते हुए देखा है, दूसरे रूप में देखा है, कार्य ऋतु के रूप में देखा है। ये है उसकी प्रसन्न मुद्रा, इस रूप में मेरे पास वो है, इसलिए वो नहीं है ऐसे मुझे लगता ही नहीं है। अगर 25 साल में मैंने उसको 10 बार देखा है तो आज वो नहीं है देह रूप में, तो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है, मेरे लिए वो है चिरंतन रूप में। जब तक मेरी सांसें चल रही है तब तक वो है। ये है, 2 माउली है, एक माउली जिसने उसको जन्म दिया वो उसकी माता जी, और दूसरी दीपाली मैडम उसकी माउली, जिसने उसको 25 साल तक वहां गोवा में रोज संभाला। इन दोनों माउलियों को मेरे गुरु जी के साथ नमन। ये है उसका पूरा कुटुंब, भाऊ, आई, दीपाली बहनी, अनिल, वो सम्मान पत्र, मैं एक सद्भाग्यशाली उसका शिष्य, और जिसको दूसरा
पुरस्कार दिया, वाग्भट आयुर्वेद भूषण पुरस्कार, जिसको दूसरे नंबर पर दिया 2018 में, वो रसिक पावसकर, उसका सन्मित्र। ये सारा उस क्षण का सारा आनंद है। तो स्मृतियां जो है वो दुखद नहीं होनी चाहिए, स्मृतियां जो है वो आनंदमय होनी चाहिए। इसलिए मैं आपके साथ ये सारी बातें जो है, ये फोटो जो है वो आपके सामने आपके दर्शन के लिए रख रहा हूँ। ये देखिए कितना प्रसन्न चेहरा है, कितने प्रसन्न है उसके घर के सारे भी लोग। ये है दीपाली मैडम। मौली आपको भी नमस्कार, मेरा साष्टांग नमस्कार। ये सारे उसके ही घर के लोग हैं। 1990 to 1995 इतने काल तक वो संस्कृत भाषा का जिसको कि वो भी ज्ञान में ऐसे विद्यार्थियों को निरंतर रूप से संहिता और टीका पढ़ाता रहा। कोई पैसे की बात नहीं थी, कोई सोशल मीडिया नहीं था कि फोटो निकाल के डाला जाए कि मैं किसी को संहिता पढ़ा रहा हूँ, ज्वाइन करो हमारा ग्रुप वगैरह, कुछ नहीं था। मैं कर रहा हूँ, आके ज्वाइन हो जाओ। कैसे उस समय में प्रचार हुआ होगा, कैसे उसके आह्वान पर लोग जमा हुए होंगे, ये इतना उसकी कर्तृत्व का सुगंध था कि कोई इन्विटेशन नहीं था, कोई प्रोपेगेंडा नहीं था। ऐसे ही मौखिक प्रसिद्धि के द्वारा वो वहां पर सभी लोगों को एक साथ संगठन करने में यशस्वी हुआ। केवल पुस्तक या ग्रंथ वाचन के इसमें मर्यादित न होकर उसने श्लोक पाठांतर स्पर्धा का आयोजन किया, औषधिकरण का आयोजन किया, चिकित्सा अनुभव हमें मिले इसलिए निगड़ी और चंदन नगर में ओपीडी चलाई, वक्तृत्व के लिए मुझे उसने हमेशा प्रेरित किया। और अपने प्रसिद्धि परांगमुख, प्रसिद्धि प्रमुख नहीं, प्रसिद्धि परांगमुख शास्त्र समर्पित निस्वार्थ वृत्ति से अपना काम करते रहा। इन 1919 उसने 450 किलो च्यवनप्राश बनाने का एक आवाहन काम किया। हमें 5 किलो 10 किलो च्यवनप्राश करते पसीना आ जाता है, लेकिन उसने हमारे जूनियर्स को एक बड़ा अनुभव मिले से 450 किलो च्यवनप्राश एक साथ बनाया था। वी आर प्राउड टू बी हिज वेरी फर्स्ट स्टूडेंट्स। विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, विदाउट एनी पर्सनल इंटरेस्ट, ही टॉट संहिता का रोज 5:30 बजे। कहाँ रहता था? पुणे के हार्ट में, चित्रबंध मिठाई वाले के पास जो शनि पार है उसके सामने उसका घर। घर में एकत्र कुटुंब होने के कारण कई व्यक्ति थे और ऐसे माहौल में वो पाठांतर करता था। उसका पूरा सुदर्शन कंठस्थ था, शारीरिक स्थान कंठस्थ था, सुश्रुत शारीरिक स्थान कंठस्थ था। एक दिन हम तिलक रोड क्रॉस करके एसपी कॉलेज के सामने के एक अमृत तुल्य की चाय की दुकान में चाय पीते, एक कार जोर से हमारे पास से गुजर गई। हम 3-4 कदम पीछे आ गए। मैं और अनिल बोल पड़ा, बरं झालं आपण मागे आलो। अच्छा हुआ हम 2 कदम पीछे हटे, वो तो क्या हटना ही था, कार आ गई तो। लेकिन उसके अगले वाक्य जो था बहुत महत्वपूर्ण था। बोला, बड़ा अच्छा हुआ हम 2 कदम पीछे हट गए, 3500 श्लोक बच गए। सेकंड ईयर में उसके 3500 श्लोक कंठस्थ थे। ऐसा ऐसा मित्र, ऐसा गुरु, ऐसा भगवंत मेरे जीवन को स्पर्श करके गया है। तो मुझे जो कुछ भी थोड़ा आता है वो इस एक अलौकिक पुरुषोत्तम के कारण आता है। वो हमें रोज 5:30 5:30 से 7 बजे तक गाड़ी के आने तक, गाड़ी के में टीका पढ़ाया करता था। और आपको आश्चर्य होगा कि 1.5 साल रोज 1.5 घंटा ऐसे वो टीका पढ़ाता रहा, संस्कृत पढ़ाता रहा, अष्टांग हृदय पढ़ाता रहा, जबकि सिलेबस में अष्टांग संग्रह था। He was rebel। बहती हवा सा था वो, यार हमारा था वो, चीर की उल्टी धारा, वो नदिया में गोते लगा था, हम सहमे से रहते हुए। ये जो गाना है, जब मैंने पहली बार 2000 में से 3 इडियट्स देखा तो मुझे लगा ये गाना तो अनिल का ही वर्णन है। रैंचो तो लोगों को आज पता चल रहा है 2008 में। मैंने तो रैंचो को 1988 में ही देखा था, रैंचो क्या होता है। तो उसने हमें 1.5 साल तक रोज 1.5 घंटा पढ़ाया। और पढ़ाया 5 अध्याय सूत्र स्थान के करीब। एक अष्टावक्र के 30 अध्यायों को आप एक साल में पढ़ाकर कंप्लीट करते हो बीएमएस के फर्स्ट ईयर में। आज तो उस जमाने में जब अष्टांग संग्रह सिलेबस में था, उसने अष्टांग हृदय के 5 अध्याय में 1.5 साल सोचिए किस तरह से उसने पढ़ाया। वो कभी उसने हमें ट्रांसलेटेड पुस्तक यानी हिंदी टीका पढ़ो, हिंदी भाषांतर पढ़ो, मराठी सार्थ भागवत पढ़ो, कभी नहीं बोला है। वट एवर यू विल रीड फ्रॉम ओरिजिनल। इसलिए एनाटॉमी भी हमने ग्रे से पढ़ी, फिजियोलॉजी में हमने गाइडेंस से पढ़ी, हमने चटर्जी चौरसिया यूज नहीं किया। नहीं, जो भी शास्त्र पढ़ना है वो उसके ओरिजिनल भाषा में, उसके ओरिजिनल रेफरेंस से पढ़ो। ये उसका आग्रह था, ये उसकी शिक्षा थी। इसलिए चरक से, सुश्रुत से, वाग्भट से पहले ही ईयर में प्रेम हो गया। इस प्रकार से पढ़ा है।
इन फर्स्ट BMS उसने पूरा अष्टांग हृदय का सूत्रस्थान कंठस्थ किया था, मैंने आपको बताया। 3,500 उसकी टीकाएं श्लोक उसके कंठस्थ थे। हमने उसके गाइडेंस में कोजागिरी पूर्णिमा को प्रवाल कुटी भस्म बनाया, चंद्रकुटी प्रवाल का भस्म बनाया था। तो यानी हर चीज, औषधिकरण हो, वक्तृत्व हो, संहिता टीका वाचन हो, चिकित्सा हो, ये सब उसने किया था। पाठांतर स्पर्धा का आयोजन पहली बार इनोवेटिव रूप में उसने किया और 1 साल तक उसने पाठांतर स्पर्धा चलाई। उस जमाने के जो तिलक के भारती के लोग उनको याद होगा, उसने 1 साल तक हर महीने एक नया सिलेबस डिक्लेयर होता था, लोग आते थे स्पर्धा में भाग। कितना बख्शीश था, 25 रुपए, 20 रुपए, 15 रुपए, उत्तेजन 5 रुपए। ये 1990 की बात है। ये उसने करके दिखाया और उसी का कंटिन्यूएशन आज सोहन पाठक जी कर रहे हैं औरंगाबाद में। उसी के स्टूडेंट थे, गाड़ी सर की क्लिनिक में आते थे, उसी के स्टूडेंट सोहन पाठक जी। ये क्विज का कंपटीशन जो है पिछले 25 साल से आयोजित, उसने नेगेटिव नगर में हमारे यहाँ चिकित्सा के लिए ओपीडी एस्टेब्लिश की। मेरे जामनगर जाने का कारण भी यही है। तिलक में मेरा एडमिशन था, मेरा एडमिशन मैदान में एमडी करने के लिए हुआ था। बोर्ड लिख के दिया था कि अगर जाना है तो इतना पैसा भरना पड़ेगा वरना आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। और अनिल के आशीर्वाद से जामनगर एंट्रेंस में मैं फर्स्ट आ गया, लेकिन सर्टिफिकेट कौन देगा, एडमिशन कौन कैंसिल करेगा, पैसे कौन देगा? तो अनिल रात को 10:30 बजे मेरे घर आया, बोला चलो सर देशमुख सर के पास चलते। तो मुझे इंट्रोड्यूस कराया सर देशमुख सर को कि ये लड़का सर का स्टूडेंट है, गाड़ी तो सर का स्टूडेंट है और ये जामनगर में सेलेक्ट हुआ और इसके सर्टिफिकेट अटके पड़े हुए हैं। तो सर सर बोले कल सुबह आ जाओ, दोपहर को 2:30 बजे तिलक में। मैं वहां पहुंचा, वहां पर सर देशमुख सर 2:30 बजे आ गए। 5 मिनट में मेरे सर्टिफिकेट मेरे हाथ। जो प्रॉब्लम हो सकता है ऐसे मेरे दिमाग में भी नहीं था, उसकी भी सोल्यूशन उस सर के रखे थे। प्रश्न मला जो पडला नाही त्याचेही तुझं सुचते उत्तर, किती क हळवे किती क सुंदर, तुझी आ माझी आ मधले अंतर. हे अंतर आहे, अंतर म्हणजे डिस्टन्स नाही, अंतरंग, हृदयाला हृदय भिडलेलं होतं. या हृदयाचं त्या हृदय आपोआप जात होतं. इतकं ते एकत्व होतं, इतकं ते अद्वैत होतं, इतकी ती काळजी होती, इतकी ती माऊलीला असणारी आतमधली चिंता होती. म्हणून तर आमची माऊली आहे, आमचा बाप आहे, आमचा माता पिता आहे, आमचा भगवंत आहे. तो हुशार तर होताच, म्हणून त्रिस्कंद कोशाचा तो एडिटर होता. नांदला पंचकर्म रुग्णालयामध्ये जे पंचकर्माचं युनिट एस्टॅब्लिश झालं त्याचा तो पहिला सदस्य होता. तो खऱ्या अर्थाने तो जो आज आपको दिखता है कि हर तरफ आयुर्वेद का स्टूडेंट है, इसके पास जाते हैं, ऑनलाइन इतने वगैरह वगैरह वगैरह। अरे लेकिन जब स्टूडेंट ही नहीं थे, क्लिनिक में जाने की विधा ही नहीं थी, उस जमाने में अनिल ने स्टूडेंट ने क्लिनिक में जाना है, स्टूडेंट ने संहिता पढ़नी है, इस प्रकार का प्रचलन किया, इस प्रकार का प्रचार किया और उसके लिए आयुर्वेद नाम के संगठन का एस्टेब्लिशमेंट किया। 35 हमारे कॉलेज की स्ट्रेंथ है अकाल, वहां पर ग्रंथ पठन की विधा का प्रारंभ आदि ने किया और 100 स्ट्रेंथ की तिलक आयुर्वेद की, जहां कोई टीका नहीं पड़ा था, वहां पर रसिक पावस्कर जी को बोला कि आप इनके बैचेस की टीका ले लो। और हमारे बाद 2 बैचेस के बाद श्रीरंग गलगली के बैच से रसिक ने वहां पर टीका पढ़ाना शुरू किया। जितना काम अनिल ने विद्यार्थियों के लिए किया है उतना ही काम रसिक ने किया, उतना ही किया है। लेकिन रसिक मैदान में था, भारती में था, पुणे में था, और पुणे में तो क्या सारे विद्वान ही होते हैं, इसलिए रसिक का भी रिकग्निशन नहीं हुआ। रसिक ने भी उतने ही बैचेस को टीका पढ़ाई। अत्यंतिक विद्वान, अत्यंत निस्वार्थी, अत्यंत यशस्वी इस प्रकार का वैद्य है। न जाने कितने विद्यार्थियों को वो गुरु, विद्यार्थियों को भी तरह विद्यार्थियों का प्रेरक है। सेम अनिल के जैसा है, उसको वो ग्लैमर, वो प्रसिद्धि नहीं मिली, उसको कभी चाह। इसलिए अनिल के बाद 2 साल बाद मैंने वही सोचा कि रसिक का भी रिकग्निशन होना चाहिए, कोई नहीं कर रहा है तो मैं करूँ। ऐसे ही वाग्भट हृदय भूषण दूसरा कोर्स था, रसिक जी को मैंने दिया था 2018। तो ये, लेकिन ये टीका वाचन का तिलक में आरंभ कराने वाला भी अनिल ही था, यद्यपि उसका कंटिन्यूएशन रसिक पावस्कर जी ने किया। तो इन ट्रू सेंस ही वाज द गोत्री ऑफ एंटायर। तो ये जो मैंने किया ऐसा कर रहा हूँ, ये मेरा अभिमान है कि मेरे हाथ से ये सत्कृत्य हुआ, मैंने किया ऐसा नहीं है। ये तो
भगवान अनिल ने ही वो प्रेरणा दी कि तेरे हाथ से ये सब कार्य हो, इस कारण से वो हो गया। कहते अष्टांग हृदय, ऐसे वागट कहता है, तो मैं कहाँ से करते जी मैं बात करूं, मैंने किया है कहना गलत ही है। वाग्भट ने लिखा है क्रिएते अष्टांग हृदय, मेरे हाथ से अष्टांग हृदय हुआ। हाँ, मैंने अष्टांग हृदय लिखा, ऐसा कर्तरी प्रयोग नहीं है, कर्मणि। तो ये जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैंने किया का अर्थ इतना ही है कि सत्कृत्य मेरे हाथ से हुआ, उसके होते हुए, उसके सदेह अवस्था में इसका मुझे अत्यंतिक समाधान है। इसलिए वो जो आयुर्वेद की आज स्थिति दिखती है स्टूडेंट की, उसकी गंगोत्री, उसका आरंभ, उसका प्रणव, उसका ओंकार, इसका श्री गणेशा अनिल ही भूषण द अनिल पांसे। द इसलिए कि वो वन एंड ओनली है, वो एकमेव अद्वितीय है। वो शास्त्र एक्सपर्ट था, इसलिए उसने पार्थ काले जैसे स्टूडेंट को निर्माण किया। वो अपने कॉलेज में लंच आवर में द्रव्यगुण पढ़ा, वो हॉस्पिटल पूरा हैंडल करता था, वो संहिता टीका तो पढ़ाता था ही, उसको तर्क संकट सा कोई भी आयुर्वेद का उसने वो पारंगत था, इसलिए संपूर्ण आचार्य। इसलिए मेरे जिंदगी में लिखा हुआ पहला रैंचो, द ओनली रैंचो, द रियल रैंचो इज अनिल। पुणे में सैकड़ों सालों से आयुर्वेद की प्रैक्टिस हो रही है, कई परंपराएं है, कई पीढ़ियां है, लेकिन पुणे में आयुर्वेद के लिए जनाधार है, लोगों में उसके लिए अच्छा अनुकूल मत है। वहां पर आयुर्वेद की प्रैक्टिस करना, वहां के विद्यार्थियों को सिखाना, तो कोई विशेष बात नहीं। लेकिन पुणे से दूर 450 किलोमीटर गोवा शिरोडा नाम के एक छोटे से विलेज में जाके, जहां पर आयुर्वेद नाम का किसी को कोई परिचय नहीं, कोई अनुभव नहीं, कोई हिम्मत नहीं, कोई पार्श्वभूमि नहीं, वहां पर जाके 25 साल तक तरुण विद्यार्थियों में आयुर्वेद के प्रति एक आत्मविश्वास जगाना, एक प्रेरणा जगाना, इस प्रकार का द्वितीय दिग्विजयी कार्य करने वाला शास्त्रज्ञ और कर्मवीर एक समय शास्त्रज्ञ भी था और कर्म परिनिष्ठित भी था, ऐसा द्विगुण दोनों रूप में अत्यंत पारंगत इस रूप का जो सक्षम व्यक्ति था वो था अनिल पांस। हमारे जैसे संस्कृत लोग शिक्षक रूप में परिवर्तित करने वाला अनिल था। वो एक धंधादीप था, वो एक सात्विक ज्योत था, कभी किसी चीज का गाजा वाजा नहीं, शो नहीं, प्रसिद्धि नहीं, कहीं पर पोस्ट नहीं, केवल अखंड कार्य मग्नता, निर्लज ध्येयासक्ति, निस्वार्थी समर्पित शिक्षक वृत्ति, मूलगामी ध्यानकंद के रूप में ऋषितुल्य योगी के रूप में एक निश्रेय जीवन उसने जिया। हॉस्पिटल का पूर्वानुभव पुणे में उसको था ही नहीं, केवल ताराचंद में उसने कोई इंटर्नशिप की होगी उतनी ही, लेकिन एक हाथ से उसने 25 साल तक गोवा कॉलेज आयुर्वेद कॉलेज चलाया। लोग कहते थे गोवा के मेडिकल कॉलेज में कि अगर पक्षाघात का रोगी ठीक नहीं हो रहा है तो त्याला देवाकडे घेऊन जा, देवाकडे म्हणजे आमचा देव शिरोड्यात राहतो, शिरोड्यामध्ये आमचा देव राहतो, त्या देवाकडे पक्षाघाताच्या रुग्णाला घेऊन जा, असं गोवा मेडिकल कॉलेज मध्ये लोग म्हणायचे। गोवा मेडिकल कॉलेज के लोगों ने ये कहना कि अगर पैरालिसिस का रोगी ठीक नहीं हो रहा है तो उसको देव के पास भेज दो, देव का मतलब अनिल पांसे। ये कीर्ति, ये विश्वास, ये ट्रस्ट, ये रिलायबिलिटी जिसने हासिल की थी, जिसने प्राप्त की थी, इतनी रिलायबिलिटी पर जिसका अधिकार था वो था अनिल पांसे। हम हमारी माता को एकेरी हाक मारते, ए आई असं म्हणतो, तो आईला एकेरी हाक मारतात तसे स्वतःच्या सद्गुरूला मित्राप्रमाणे, स्वतःच्या देवाला मित्राप्रमाणे हाक मारण्याचा सन्मान लाभलेला मी त्याचा प्रथम शिष्य, त्याला वो उसके लिए लिखे, ऐसा मुझे लगता है। अपराध कोटि, मैं अत्यंत एरोगेंट, अत्यंत उद्धट व्यक्ति, मेरे स्टेटमेंट बहुत बोल्ड होते हैं, बहुत रिबेल होते हैं, लोगों को बहुत खटकते हैं, लेकिन ऐसे मेरे स्टेटमेंट को सहन करके उसने मुझे प्रबोध करिता श्रमकार झाला, नाणी मनी घालून सर्व होते, मेरे सारे जो ऐसे एरोगेंट स्टेटमेंट थे उसने सारे सहन, विष्णु स्वामी गुरुपाद काही मला सेवनहीन झाले, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, तथापि ते मुझे उद्धरिले, फिर भी उसने मेरा उद्धार किया, आता तैयार प्राण दिया, उसके चरणों में मेरा जीवन समर्पित है। माझा अहम भाव असे शरीर, जैसे मैंने कहा कि मैं वैसे दिखाई देता, मैं थोड़ा एरोगेंट आदमी, थोड़ा रिबेल हूँ, थोड़ा सा रूड, लेकिन फिर भी तथापि तो सदगुरु अंगीकार, लेकिन फिर भी उसने मेरे ऊपर मित्र जैसे, पुत्र जैसे प्रेम, ना ही मन विकार जला, कभी उसको किसी प्रकार का गुस्सा, द्वेष, राग नहीं आया। विष्णु आता तसा उपकार, उसका इतना मेरे ऊपर उपकार है, इतना एहसान है, मैं उसको कैसे
कर पाऊंगा, इम्पॉसिबल है। इसलिए मैं एक भावे नाथ केला विसरू कसा पाद काला, ये सारे जो गुरु श्लोक है जिसको लागू हुए है। और फिर एक बार पद्वादाशु बोधत्वाद भद्रत्वाद शिव प्रेरणा सामर्थ्यात बहुकार्यत्वाद गुरुणाम प्रवरोधिलायन। ये विश्वास नहीं होगा आपको कि उसके जाने से पहले केवल 1 महीना ये हमारा संवाद है। उसने मुझे बोला कि ये मैंने लेक्चर दिया है उदर निदान पर, हेतु ऐक मी त्याच्यावर लिहिलं की तू तो भगवान का अवतार है, मूर्तिमंत सत्व तेज गुरु। उसको लिखा मैंने कि डीपी बहुत अच्छा है, दिखने में स्वामी समर्थ जैसे दिखता है, भिवू नकोस मी तुझ्या पाठीशी आहे, तो माझ्या पाठीशी आहे म्हणून मला काही भीती नाही। मग तो त्याच्या नम्रपणे म्हणतो कि केवल पढ़ो मत, 87 से 88 में मैंने तेरे को पढ़ाया था और आज मैं पढ़ा रहा हूँ, इन 25 साल में कुछ प्रगति हुई कि नहीं, ये जानने के लिए तू लेक्चर सुन के मुझे बता। कितनी नम्रता है देखिए, मेरा गुरु मुझसे पूछ रहा है कि मुझ में क्या प्रगति है वो तू बता। तो इतना वो नम्र था, सनातन अविरत निरंतर निरंतर शाश्वत प्रकाश की तारीख देखिए 22 मार्च है, 30 अप्रैल को वो भगवान के पास गए हैं, लेकिन 1 महीना पहले का ये सहज संवाद 20 नवंबर को इसने ग्रुप पे लिखा था की एमडी इंटरच्या क्लास कडे या फ्रान्सिस सरांना आम्ही मेत्रे सरांच्या वाणीतून ऐकलं, त्यांची प्रत्यक्ष भेटी झाली, अत्यंत प्रसिद्धी परांगमुख, किसी को मालूम ही नहीं पानसे क्या है, गोवा कहाँ है, शिरोडा कॉलेज क्या है, लेकिन मेरे एमडी एंट्रेंस की क्लास के सामने 100-150 लोग बैठे थे, उन सभी को पता है हु इज अनिल पानसे। तो उसने किसी ने उसमें से लिखा कि जिनको एमडी एंट्रेंस की क्लास के समय सुना, उस पानसे सर का यहाँ पर हमें साक्षात। तो कभी लिखा मैंने कि एक भी बस्ती नहीं उसका वर्णन करूंगा, 1600 से ज्यादा पेशेंट हमें दिखे वगैरह वगैरह। तो उस पर उसने मुझे आशीर्वाद दिया है 23 अप्रैल 2021, 2 दिन पहले की बात। 25 अप्रैल को दोपहर 12:30 बजे में नितिन बिराडे का फोन आया कि अनिल नहीं रहा, और ये 23 अप्रैल को रात को 10 बजे बात है की अनिल मला लिहितो स्वतः सापडल्याचा हा आनंद ऋषिकेश सूर्य ज्ञानाने केवढा मोठा आशीर्वाद आहे। आणि त्याच्यावरती रसिकचं वाक्य आजचा ऋषी मला लिहिणे, माझ्या दोन्ही गुरूंनी एकाच वेळेला 2 मोठ्या कॉम्प्लिमेंट मध्ये माझ्यासाठी हा निरंतर ठेवा, माझ्या आयुष्यातले सगळ्यात मोठं पारितोषिक। मला म्हणे अभिप्राय, मी म्हणून मी काय तुला अभिप्राय देणार, तुझं वाग्वरदान आहे म्हणून तर माझं जीवन चालेल, तेरा ही वाग्वरदान है, तूने दिया हुआ सारा वरदान है, इसलिए मेरा जीवन रहा है, मैं क्या तुझे अभिप्राय दूंगा, मैं क्या तुझको ओपिनियन दूंगा, तू तो मेरे लिए स्वामी। फिर मैंने उसको लिखा था तुझो मिला तो हो गया सब हासिल, मुश्किल सही आसा हुई मंजिल, देणे तुझे केशरी झालो ऋणी जन्मांतरी, अपकारणी अपहरणी करू क्षमा, जे वांछिले ते दिले ते भाग्य मेरा, ही वस्तू प्रकार से जिसकी मेरी भावना वो हृदय ये लोगों का जीवन कार्य समाप्त होता है तो वो लोग अपना कार्य समाप्त होते ही निकल जाते हैं। 21 साल की उम्र में ज्ञानेश्वरी लिख के ज्ञानेश्वर समाधि में निकल गए, 25 साल की उम्र में आदि शंकराचार्य निकल गए, 50 साल की उम्र में छत्रपति शिवाजी महाराज निकल गए, थोरले बाजीराव निकल गए 50 साल की उम्र। महागुरु कुलड़कर सर का भी भगवान के पास जाना 53 की उम्र में हुआ, अनिल का जाना भी 51-52 की उम्र में हुआ। क्यों? क्योंकि उनका जो विविध कार्य होता है वो पूरा हो जाता है, संपन्न हो जाता है। जिस प्रार्थना का समर्पण करने के लिए आए होते, कर्म पूरा करने के बाद वो मोक्ष में चले जाते हैं, ये भगवंत विश्वरूप हो जाते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये भगवंत है, ये मेरा सन्मित्र है, मेरा गुरु है। नीलाय नमो। अभी यहाँ से आगे इस लेक्चर का जो उत्तरार्ध है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। इसका शीर्षक था अनिल और संहितोक्त श्लोकों का क्लिनिकल उपयोजन, इस प्रकार से। तो ये कुछ चेंज किया हुआ श्लोक मैंने आपके सामने रखा है। मूल श्लोक है काव्येषु नाटकं रम्यं तत्रापि शकुन्तला तत्रापि च चतुर्थोंकस् तत्र श्लोक चतुष्टयम्। पूरे संस्कृत काव्यों में नाटक सर्वश्रेष्ठ है, सभी नाटकों में कालिदास का शाकुंतल श्रेष्ठ है, शाकुंतल में भी उसका चौथा अंक श्रेष्ठ है, और उस चौथे अंक में भी कण्व मुनि द्वारा कहे गए जो शकुंतला को उपदेश के रूप में 4 श्लोक है,
वो सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार का मूल श्लोक है, उसको हमने कन्वर्ट किया। संस्कृत में श्लोक रचने की क्षमता अनिल नहीं दी, तो उसको हमने कन्वर्ट किया था। शास्त्रे हृदय श्रेष्ठ तत्रापि सूत्र स्थानकम प्रथमोर्धश्च तत्रापि तत्राध्याय चतुष्टय। आपको वैसुसा का श्लोक कंठस्थ होगा। अष्टांग संग्रहे ज्ञाते प्राक्तंत्रेषु वृथाश्रमः प्राक्तंत्रयोर्थाश्रमः। तंत्रयोः, चलो को सुश्रुत नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा अगर अष्टांग संग्रह ज्ञात है तो, और अज्ञाते भी पढ़ के क्या करोगे, इस प्रकार का वो एक अवग्रह प्रत्यय सति पदार्थस्य के रूप में जो है उसी प्रकार का वो श्लोक है। हमने उसको भी कन्वर्ट किया था कि अष्टांग हृदये ज्ञाते प्राक्तंत्रेषु वृथाश्रमः प्राक्तंत्रयोः इति चरक एंड सुश्रुत, प्राक्तंत्रेषु यानी बहुवचन होगा, तो संग्रह भी पढ़ो और अभी पढ़ाई नहीं। पूरा बीएमएस का वर्ष समाप्त होने तक में अष्टांग संग्रह खोल के नहीं देखा। अष्टांग संग्रह के श्लोक, अष्टांग हृदय के श्लोकों पर ही हमें डिस्टिंक्शन मिला संग्रह में। अष्टांग हृदय के श्लोकों पर ही हमने सेकंड ईयर थर्ड ईयर पास किया। अष्टांग हृदय के श्लोकों पर ही हमने जामनगर का एंट्रेंस दिया। अष्टांग हृदय के श्लोकों का थीसिस लिखा। अष्टांग हृदय के श्लोकों पर ही मैंने एंट्रेंस क्लास चलाई, और आगे बताऊंगा कि अष्टांग हृदय के श्लोकों पर ही पिछले 23 साल की प्रैक्टिस चल रही है। इसलिए शास्त्रे हृदय श्रेष्ठम तत्रापि सूत्र स्थानकम प्रथमोर्धश्च तत्रापि तत्राध्याय चतुष्टय। इसका अर्थ क्या है कि सभी संहिता ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, तो वाग्भट है, अष्टांग हृदय है। अष्टांग हृदय में सर्वश्रेष्ठ क्या है, तो लोग कहते हैं कि सूत्र स्थान है, सूत्र स्थान है तो वाग्भट। मैं तो कहता हूँ निदाने वाग्भट श्रेष्ठ। क्या गलत कह रहे हो, आपको पता है ना निदाने माधव श्रेष्ठ, नहीं मेरा उस पर एक व्याख्यान है कि निदाने माधव नष्टा। मैं एरोगेंट हूं थोड़ा सा, लेकिन वो आज का विषय है इसलिए उसको छोड़ देते हैं। मूल श्लोक आपको पता है, नानी माधव श्रेष्ठ सूत्राने द्वारा शारीरिक सुश्रुत श्रेष्ठ चतुस्तु चिकित्सित है मूल श्लोक, हमने उसको भी कन्वर्ट किया। निदान सूत्र स्थाने तो स एव ही, वो तो है ही सूत्र स्थान में। शारीरिक चिकित्सायाम, शारीरिक में सुश्रुत नहीं है, शारीरिक में भी वाग्भट श्रेष्ठ है, चिकित्सा में तो वाग्भट ही श्रेष्ठ है। और सर्वस्थानेषु वाग्भटः, अभी कौन से स्थान बच गए वो आप गिन लो, उसमें भी वाग्भट श्रेष्ठ है। ये हमारा बायस है, ये हमारा लगाव है, ये हमारा प्यार है। तू जो मिला इस तरह से, इस जमीन से फलक के दरमिया तुम ही हो, इतना वाग्भट के बारे में प्रेम है। जितना अनिल के बारे में है उतना वाग्भट। अगर पुस्तक के रूप में देखा जाए आयुर्वेद को तो वाग्भट, और व्यक्ति के रूप में देखा जाए वाग्भट को तो अनिल। तो इस तरह से ये लगाव है, इस तरह से ये बायस, इस तरह से अटैचमेंट, इस तरह से एकत्व है, इस तरह से ये दायित्व है, इस तरह से अद्वैत है। इसलिए शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ संहिता अष्टांग हृदय है। क्यों? लेटेस्ट है भाई। आपको मैं बोला कि फोन ले लो, क्रेडल वाला टर 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 बजाते रहो, 1.5 किलो का रिसीवर उठाओ नहीं, या फिर नोकिया वाला ले लो 12 बटन वाला, उसको टक टक कर दे लो, नहीं। आपको 8 GB रैम वाला फोन चाहिए या स्मार्टफोन चाहिए, है ना, क्वाड कैमरा वाला चाहिए, है ना, स्मार्ट चाहिए ना, लेटेस्ट चाहिए, जो भी अपडेटेड है। फिर चरक सुश्रुत संग्रह की तुलना में सबसे अपडेटेड वर्जन कौन है आयुर्वेद का? हृदय है, इसलिए मेरा लगाव हृदय से, वेरी नेचुरल, क्या उसमें गलत। अभी कुछ संहितोक्त श्लोकों का चिकित्सा में प्रयोजन, इस पर हमें बात करनी। अगर आयुर्वेद को श्लोक है इसलिए पढ़ना है, संस्कृत है इसलिए पढ़ना है, टीका है इसलिए पढ़ना है, स्वदेशी शास्त्र है इसलिए पढ़ना है, भारतीय है इसलिए पढ़ना है, हमारी संस्कृत का है इसलिए पढ़ना है, ये तो सारी भावनिक बातें हुई। मेरा पेट कौन भरेगा? हमारे माता पिता ने हमें बीए में एडमिशन करा के दिया है, पीजी करने के लिए जो पैसा डाला है वो थोड़ी ही वाग्भट पर प्रेम करने के लिए, श्लोक कंठस्थ करने के लिए, संस्कृत व्याकरण सीखने के लिए, विभक्ति जानने के लिए, संधि भेद करने के लिए थोड़ी पैसा डाला है, नहीं डाला है ना। इसके लिए डाला है कि डॉक्टर बनो, अपनी जिंदगी संवारो, जहां तक हो उसके ऊपर के लाइफ स्टाइल में जाओ, फ्लैट ले लो, गाड़ी ले लो, बंगला ले लो, सोना ले लो, बैंगलोर बनना, इसके लिए। तो आयुर्वेद का सार्थत्व तब है जब आप उसके उपदेशों का अनुष्ठान करके, प्रैक्टिस करके 4 पेशेंट को ठीक करके ऐसा बना पाओगे। वरना वाग्भट ने श्लोकों में मदन मधु का लंबा लिखा क्या, और किसने लिखा, उससे क्या फर्क पड़ता है? जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक किसी चीज का कोई महत्व नहीं है। बाकी तो सारी भावनिक बातें हैं, बाकी तो सारी वाक वस्तु मात्र है, बाकी सारी कहने सुनने की बातें, लेकिन जिंदगी नहीं चलती ना। अर्थमूल ही धर्म काम, अर्थ से ही धर्म यानी कर्तव्य, अर्थ से ही काम यानी सारी इच्छाएं पूर्ण होती है। तो सब सारा चीज पर आता है, पैसे पर आता है। पैसा सब कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है, पैसा तो चाहिए ना। तो अर्थ जिससे प्राप्त होता है उसी में सारा अर्थ है।
इसलिए आपको रिजल्ट देखना है। आयुर्वेद को जनमानस में आधार रखने का जब आप 3 चीजें क्या, रिजल्ट एंड रिजल्ट कैसा है तुला वाजत नाही थंडी? तो स्लाइड में फिर से इसलिए जाता हूँ क्योंकि यहाँ से शुरू होता है चिकित्सा। तत्रापि सूत्र स्थानकम प्रथमो अर्धश्च तत्रापि, पहले ही 15 अध्याय काफी है। मेरी दृष्टि से थोड़ा बोल्ड स्टेटमेंट करता हूँ, आपको प्रभु श्री राम के प्रति बहुत आदर है, जय श्री राम। आपको छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति बहुत आदर है, शिवाजी महाराज की जय, जय भवानी जय शिवाजी। राम ने अपने शत्रुओं का वध बाण से किया था, तीर से किया था। शिवाजी महाराज ने अपने शत्रुओं का वध तलवार से किया था। तो आज आपके सामने जो शत्रु है उनका वध आप कैसे करेंगे? तीर से, तलवार से, या बुलेट से करेंगे, बम से करेंगे, रॉकेट से करेंगे, मिसाइल से करेंगे, क्या करेंगे? इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज हेतु स्कंद बन चुका है, उस जमाने के पदार्थ आज नहीं रहे, उस जमाने की विधि नहीं रही, उस जमाने में जो शांति थी वो आज नहीं रही, उस जमाने में पेस्टिसाइड नहीं थे, टेंशन नहीं था, लेट नाइट जागरण नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तेजी से चलने वाले वाहन नहीं थे, प्रदूषण नहीं था, कई सारा रोजमर्रा का हमारे कण कण में और क्षण क्षण में जो हेतुओं का बदलाव आया है, वो हेतु स्कंद अगर चेंज हो गया है तो कारणानुरूपम कार्यम यानी लक्षण स्कंद भी चेंज हो गया है। जो कभी देखे नहीं सुने नहीं ऐसे लोग आपके सामने आके खड़े हो जाते, उनका क्या करेंगे? न सर्वे का नाम नामतो से ध्रुवा से, अरे यार भाषण देने के लिए ठीक है, नहीं सर्वे का नाम नामतो से ध्रुवा से, उसके नीचे का करने की क्षमता है क्या? सयकोपितो दोषा समुत्थान विषयसा स्थानांतरण प्राप्य विकारम कृते बहुन, ये समझने की क्षमता हो तो ऊपर का वाक्य बोलने में मजा है ना, नहीं सर्वे कारण नामतो से ध्रुवा से। वैसे स्टेज पर फेंकने के लिए वाक्य बहुत अच्छा है, लेकिन जब पेशेंट सामने फाइल रखता है एबीसीडी वाली तो क्या करोगे? यानी हेतु स्कंद चेंज हुआ इसलिए लक्षण स्कंद चेंज हुआ। अगर हेतु से लक्षण स्कंद दोनों चेंज हुए तो आपका अवश्य स्कंद चेंज नहीं होना चाहिए, ऑब्वियसली होना चाहिए। आप आज भी तीर से तलवार से शत्रु के साथ लड़ोगे? सोचो इस पर कभी, क्या जिम्मेदारी है? वाग्भट आके नहीं लिखेगा, 9वीं शती के बाद ये साइरस में कोई भी अपडेशन नहीं हुआ है। अगर मैं हेतु स्कंद संहिता से पढ़ता हूँ, अगर मैं चिकित्सा लक्षण स्कंद संहिता से पढ़ता हूँ तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि वहां लिखे हुए औषध शब्द से मैं पेशेंट को ठीक करूं। मैं किसी जादूगर लोगों को शरण जाने के पक्ष में नहीं हूँ। अगर आपको मॉडर्न प्रैक्टिस नहीं करनी है तो संहिता को छोड़ के बाकी कल्पों को आप छू कैसे सकते हैं? स्पष्ट रूप से बोलता हूँ, मैं संहिता की प्रैक्टिस करता हूँ, आई प्रैक्टिस वाग्भट। रसशास्त्र को छुआ तक नहीं 23 सालों में मैंने। मेरा वैयक्तिक मत है कि रसशास्त्र आयुर्वेद नहीं है, फिर से बोलता हूँ जोर से एम्फेसिस के साथ, रसशास्त्र इज नॉट पार्ट ऑफ आयुर्वेद एट ऑल, एट एनी कॉस्ट, फॉर एनी रीजन। सामान्य सी बात में पूछता हूँ आपको, अगर आप हेतु स्कंध और लक्षण स्कंध संहिता से पढ़े हो तो वहां लिखा चिकित्सा स्कंध क्यों इस्तेमाल सकते? 1 घंटे तो चर चिकित्सा पर ध्यान दोगे, चर को चिकित्सा बोलोगे और ज्वर के पेशेंट को त्रिभुवन के दोगे, महामृत्युंजय दोगे, ये कहाँ की समझ है? अनिल ने ये पढ़ाया? नहीं पढ़ाया। अनिल ने पढ़ाया कि पदे पदे प्रत्यय आवाहन, वैशुषा का 3रे अध्याय का 2रा श्लोक है, चिकित्सित ज्योतिष मंत्रवादा पदे पदे प्रत्यय आवाहन। अगर पद पद का पद पद पर प्रत्यय नहीं आता है, शब्दा शब्दाचा पावलो पावली प्रत्यय आला पाहिजे, हर शब्द का कदम कदम पर आपका अनुभव आना चाहिए, उसको सिद्ध करने की क्षमता आनी चाहिए। तो अगर हेतु स्कंद संहिताओं से पढ़ते हो, लक्षण स्कंद संहिताओं से पढ़ते हो, वात वृद्धि वात की प्रकोप के निदान, तो चिकित्सा स्कंद क्यों बाहर का इस्तेमाल करते हो? इस सिंपल प्रश्न का आंसर दे दो मुझे। या फिर ऐसा है कि आपने चिकित्सा स्कंद के सारे कल्प को यूज कर लिया, आपको पता चला कि उसमें कोई दम नहीं है, उसका कोई उपयोग नहीं, वो व्यर्थ है, इसलिए मैं दूसरे कल्पों को शरण जाता हूं। जाइए फिर, इसलिए अन्य दिया हुआ जिम्मेदारी है, ये अन्य दिया हुआ सामर्थ्य है, ये अन्य दी हुई क्षमता है कि संहिताओं को पढ़ो। जो पढ़ रहे हो उसको शास्त्र में, उसको जीवन में देखो, जो जीवन में दे रहे हो उसको शास्त्र में ढूंढो, इतनी क्षमता उसने दी। अगर उसने ये क्षमता दी है तो मैं संहिता को छोड़ के किसी अन्य चिकित्सा को शरण जाऊं, ये कतई नहीं हो सकता। मैं इसी पर काम करता हूँ। ठीक है, मेरे सन्मित्र ने, मेरे भगवान ने मुझे चैलेंज दिया था, अरे 1 महीना तो आयुर्वेद स्विच करना और प्रैक्टिस करून दाखव। ये अनिल ने स्वयं दिया हुआ चैलेंज था। आज इतने साल हो गए, मैंने रसशास्त्र को छुआ तक नहीं। ये मेरा अहंकार नहीं है, ये अनिल ने दी हुई क्षमता का परिणाम है कि मैं संहिता के ही कल्पों को यूज करता हूँ
और संहिता के ही कल्पों से पेशेंट को ठीक करके दिखाता हूँ, आपको रिजल्ट आगे दिखाता हूँ। मैंने दो बातें आपको बताई। पहली बात, हेतु स्कंद लक्षण स्कंद अगर संहिताओं से पढ़ते हो तो चिकित्सा स्कंद वहां से उठा के आपको आना चाहिए। और दूसरी बात, अगर उस चिकित्सा स्कंद के सारे कल्प आपने यूज करके देखे और आपको पता चला कि यूजलेस है, तो फिर आप दूसरे कल्पों को शरण जाओ। मैं नहीं जाता, बिना सूच करके, बिना आरोग्य वर्धने के, बिना संमेर करने के मैं प्रैक्टिस करता हूँ, और जिस संहिता में लिखा है अभी उसके पीछे मैं आता हूँ। फिर भी मैंने आपको कहा कि अगर आप तीर तलवार से शत्रुओं के साथ लड़ नहीं सकते, आपको बुलेट से लड़ना चाहिए, रॉकेट से लड़ना चाहिए, बम से लड़ना चाहिए, तो आपको नया चिकित्सा स्कंद लिखना पड़ेगा, क्योंकि हेतु बदल चुका है, लक्षण अगर बैठा है तो चिकित्सा स्कंद आप संहिता का कैसे यूज करोगे? हम दोनों ही बातें गलत कैसे बोल रहे हैं? एक बार कह रहे हो कि चिकित्सा स्कंद संहिता से ले लो, अभी बोल रहे हो कि संहिता का चिकित्सा स्कंद बदलना चाहिए। दोनों बातें एक दूसरे को काटती है, इसलिए ये आपको हेतु स्कंद लक्षण स्कंद इस भाषा में समझना है। यस्य अर्थ विकल्प दोष विकल्प, शरीर के बाहर की जो चीजें शरीर के अंदर आते हैं, कुछ धातु का विकल्प जिसको आ गया, तस्मुहे विकाराणाम, वो मोह में नहीं जाता, वो कंफ्यूजन में नहीं जाता है। विकारों का हेतु लक्षण और उपशांति यानी चिकित्सा करते समय, ये चरक का वाक्य। और इस रस का और इस दोष का परस्पर संबंध क्या है? तत्राद्या मारुतम महंती, ये किससे एक्सप्लेन करोगे कि पहले 3 रस वात को कम करते हैं, अंतिम 3 रस कफ को कम करते हैं, कषाय पित्त को कम करते हैं, कटुअम्ल लवण पित्त को बढ़ाते हैं, ये कैसे एक्सप्लेन करोगे? ऐसे ही बाबा वाक्यम प्रमाण नहीं, उसके पीछे बुद्धि है। तस्मात् सति अपि निर्देशे कुर्यात् गुह्यं स्वयं धिया, अपनी बुद्धि लगाओ। ये पहले 3 रस वात को क्यों कम करते हैं? क्योंकि वात वायु आकाश प्रधान है, और पहले 3 रस मधुर अम्ल लवण ये पृथ्वी जल प्रधान है, इसलिए वात को कम करते हैं। द एक्सप्लेनेशन गोज थ्रू महाभूत। इसलिए रस दोष गुण महाभूत, ये जिसको समझ में आ गया उसको आज का हेतु स्कंद, आज का लक्षण स्कंद समझ में आएगा, और उसको आज का चिकित्सा स्कंद नए रूप से बनाने को आएगा। वो कहाँ से आता है? वो फिर से आए प्रथमो से तत्रा, पहला आधा भाग सूत्र स्थान का, आधे भाग का अंतिम अध्याय है 15वां अध्याय शोधनादिगण संग्रह। इसमें कई द्रव्य दिए हैं और उनके कई कर्म दिए। अकेले एलादिगण में 63 द्रव्य है। एला युग्म दुरुष्प पुष्ट फलिनी मांसी जलध्यामकम चोरकचोच बत्ततरस्थौणेय जाति रसाः शुक्तिर्व्याघ्रण कोमरावम गुरु श्रीवास तत्कुंकुमम चंडा गुगुलदेव धूप खपुरापन्ना गनागा भयम एलाजो वातकफो विषम च विनयच्छति कफम कंठ। तो ये जो सारा है कि उनके कर्म और उनका द्रव्य का संग्रह दिया हुआ है। प्रथमोर्धश्च का अंतिम अध्याय है वो चिकित्सा का स्कंद है। ऐसे कैसे? चरक की ज्वर चिकित्सा में सारे के सारे उपक्रम पहले बताए, एक भी द्रव्य नहीं बताया। आप ये करो, वो करो, लंघन करो, स्वेदन करो, काल करो, पित्त करो, अमुक करो, तो एक भी द्रव्य नहीं बताया। कंटिन्यूअसली ज्ञान बताते चला जाता है। हाँ, चिकित्सा तत्व समाप्त होते वहां चरक का वाक्य आता है, इति क्रियारम सिद्धो ज्वरधन संप्रकाशितः येषां तु येष क्रमस्तानि द्रव्याणि युरुधो तश्रुम। क्या लिखता है चरक? इति क्रियाक्रमः सिद्धः, ये मैंने सिद्ध क्रियाक्रम ज्वरधन संप्रकाशितः, ज्वर के नाशन के लिए मैंने ये क्रियाक्रम तत्वज्ञान बता दिया। ये तत्वज्ञान, ये क्रियाक्रम जिन द्रव्यों का है, येषां तु येष क्रमः तानि द्रव्याणि ऊर्ध्वम अतश्रुम, उसके बाद द्रव्य बताता। 15वें अध्याय में वाग्भट के सूत्र स्थान के शोधनादि गण संग्रह में कई द्रव्य है, कई गण है, उनकी कई फलश्रुतियां है। और 14वें अध्याय में क्रियाक्रम है। उपक्रम में ही द्वितीयवाद विध है, वो उपक्रमो मता। दो ही उपक्रम्य है, जिनकी चिकित्सा करनी है वो दो ही है। इसे उपक्रम यानी चिकित्सा भी दो ही होती है, एक संदर्पण तत्र द्वितीयश्चापदर्पणा, और उनका विभाग किया है बहुमापम इतरच्यते, पृथ्वी जल और अग्नि वायु आकाश। उसके पीछे दोषोपक्रमणीय है, फिर से तत्वज्ञान है कि 3 दोषों की चिकित्सा आपको कैसे करनी है। वात की चिकित्सा ऐसे करो, पित्त की ऐसे, कफ की ऐसे, फिर वात पित्त की कैसे करें ग्रीष्म ऋतु की तरह, कफ पित्त की कैसे करें शरद की तरह, वात कफ की कैसे करें वसंत की तरह,
सन्निपाती कैसे करें? वर्षा ऋतु की तरह। फिर ऋतुचर्या कहाँ पर है? तीसरे अध्याय में। 13वें अध्याय में क्या है? दोषोपक्रमणीय है। इसलिए अनिल कहा करता था की यांना 3-13 पाठ आहेत, त्याच्याविषयी 3-13 वाजणार. 3-13 वाजणं म्हणजे काय? तो ठीक से न होना, गड़बड़ हो जाना, बिगड़ जाना। तो अगर आपको 3-13 नहीं बजाना है आपकी जिंदगी का, तो आपको 3 ऋतुचर्या और 13 यानी दोषोपक्रमणीय आना चाहिए। उनके बेसिस पर आपको 14वां अध्याय विविधोपक्रमणीय समझ में आता है। और इन अध्यायों में जो तत्वज्ञान दिया है, चिकित्सा का तत्वज्ञान, उसकी द्रव्य 15वें अध्याय में। इसलिए आपको 16 से 30 देखने की जरूरत ही नहीं है। 16 से 30 तो सारा पंचकर्म है। 16 अध्याय में स्नेहन, 17 में स्वेदन, 18वें में वमन विरेचन, 19 में बस्ती, 20 में नस्ती, 21 में धूम, 22 में गंडूस, 23 में अष्टोत्तरंजन, 24 में तर्पण पुटपाक, 25 में यंत्र, 26 में शस्त्र, 27 में सिरावेद, 28 में शल्याहार, 29 में अग्निक्षार कर्म। समाप्त बात। तो सारा एप्लीकेशन है। मूल चिकित्सा स्कंद कहां पर है? मूल चिकित्सा स्कंद है 15वें अध्याय में, दैट इज प्रथमोपदेश तत्रापि। और उसमें से केवल 4 अध्याय 13, 14, 15 और 3 इतने ही आपको पढ़ने हैं, उतने पढ़ो, जिंदगी पर और उस पर मेरी प्रैक्टिस चली है। ऐसे बातें नहीं करता। इसका आधार है कि रसों को समझो जो शरीर बाहर नहीं, तो रसों से यानी लिए समझो, विपाक से समझो, गुण से समझो, प्रभाव से। शरीर के अंदर की जो बात है उसको दोष से समझो, यानी दोष से समझो, धातु से समझो, मल से समझो, शिरा से समझो, उपधातु से समझो, स्रोत से समझो, अवयव से समझो, स्थान से समझो। और इन दोनों का करेंसी क्या है एक दूसरे में कन्वर्ट होने की? वो है महाभूत। और इनका जो अंशांश विकल्पन है वो गुणों से होता है। इसलिए जिसको 3 दोष, 5 महाभूत, 6 रस और 20 गुण, इनका परस्पर संबंध क्या है, मैट्रिक्स क्या है, फंडामेंटल क्या है, ये समझ में आ गया, उसको न समूहे द्विकाराणाम हेतुलिंगोपशांत। अभी आगे कुछ रिजल्ट बताता हूँ। इसमें से बहुत सारे केसेस, कुछ केसेस आपने पहले मेरे एंट्रेंस क्लासेस में, कुछ ऑनलाइन क्लासेस में, यूट्यूब पर के क्लासेस पे सुने होंगे। लेकिन इसका उद्देश्य ये है, बताने का उद्देश्य कि संहिता के श्लोकों से ये कैसे ठीक हो। मैं केसेस बताने के लिए यहाँ नहीं हूँ। ऐसे केसेस आप भी हैंडल करते हो, आप भी ठीक करते हो। मैंने कुछ नया नहीं किया। आप जो करते हो उसमें शायद आप संभवतः, कदाचित, बहुशः शास्त्र का प्रयोग करते होंगे। मैं यहाँ पर आपको संहिता के श्लोकों से कैसे ठीक हुआ विदाउट टचिंग अ सिंगल रसकल्प, इस रूप में कॉन्फिडेंस के साथ और एविडेंस के साथ बताऊं। इसलिए मैंने ये केसेस आपके सामने रखना है और फिर एक आधे घंटे में हमने ये व्याख्यान जो है वो पूरा करना। केवल केसेस की बात करूंगा, उसके साथ साथ श्लोकों की बात करूंगा। देखिए, आपको रुग्ण के आहार विहार का इंक्वायरी करना जरूरी होता है, क्योंकि उसी से आपको निदान पता चलता है, उसी से आपको चिकित्सा सूझती है। जिंदगी भर दवाई नहीं दी जा सकती। चिकित्सा का स्वरूप है औषधान्न विहाराणाम। उसमें औषध का पार्ट कुछ काल के लिए, अन्न और विहार का पार्ट बहुत काल के लिए है, निदान के रूप में भी और चिकित्सा के रूप में भी। आपको चिकित्सा के रूप में अगर अन्न और विहार देना है, तो उसके पहले निदान के रूप में उसकी जिंदगी में अन्न और विहार क्या कर रहा है, उसकी इंक्वायरी आपको करनी चाहिए। इसलिए आपको सुश्रुत सूत्र स्थान का 46वां अध्याय अन्न स्वरूप विज्ञानीय, वाग्भट सूत्र स्थान का 5वां 6ठा अध्याय द्रव्य विज्ञानीय और अन्न स्वरूप विज्ञानीय, और चरक सूत्र का 27वां अध्याय जो सारे अन्न वर्गों को वहां पर बताता है, वो पढ़ना चाहिए। उसमें छोटे छोटे श्लोकों में आपको निदान दिया है, छोटे छोटे श्लोकों में आपको चिकित्सा दी है। मसूराहा बद्ध वर्चसाहा, ये निदान भी है, चिकित्सा भी है। किसी को मलरोध हो रहा है तो मसूर उसका निदान है। किसी को दस्त हो रहे हैं, जुलाब हो रहे हैं, अतिसार हो रहा है, लूज मोशन हो रहे हैं, उसकी कंसिस्टेंसी अच्छी नहीं है, तो मसूर उसकी चिकित्सा। कृत्रिमुद्ग मसूराभ्याम अन्य तो आधान कारक, सारे सारे वर्ग आधान है, लेकिन मुद्ग और मसूर नहीं करते। कहा स्वनाशना, शुक्र की वृत्ति है, हस्तमल की बहुत इच्छा हुई है, अति काम आलसा है, तो उसको चरण देना चाहिए। कोई पुष्ट में है, इम्पोर्टेंट भी है, तो चरण नहीं देना चाहिए। रुचि प्रदश्च कषाय भावानं कुदीश भेद, बॅलन्स फूड है, चवळी, राजमाश, अलसांद्र, आळसुंद म्हणतात त्याला, सातारा, सांगली, कोल्हापूर। मुद्दा हाँ दृष्टि प्रसाधन, हाँ स्क्रीन टाइम इतना बड़ा है कि आदमी मोबाइल पे होता है या टीवी पे होता है या लैपटॉप पे। वर्क फ्रॉम होम वाले लोग लैपटॉप पे हैं
ऑनलाइन के स्टूडेंट्स सारे मोबाईल पे मुदगा दृष्टी प्रसादन उनके आहार में मुग्ध जाना ही चाहिए. मुगाचे लाडू, मुगाची भजी, मुगाचे पिठलं, मुगाचं वरण, मुगाची डाळ, मुगाची खिचडी. चणक हटा दो, तुअर हटा दो, आड़की हटा दो, मुद्गा दे दो. पेट साफ नहीं हो रहा है. पोषातक अवल गुजे को भेदन अग्न पोषातक एंड अवल गुजे घोसाड़, दोड़का, गवार ये भेदन है, पुरुष का पतन करने वाले हैं. तो लोगों को बताओ कि ये गॉर्ड्स खाओ. कुकरबिटेसी फॅमिली वैसे ही विरेचक होती है. कुष्मांडम वातपित्तजित बस्ती शुद्धीकरण उधाणी लागली आहे, त्रास होतोय. कोहळा उरसंधान करा. थकवा आलाय, कोरोना नंतर प्रचंड दम लगतो. उरसंधान करू वृषा कुष्मांड रसायन. केवल वाग्भट सूत्र स्थान 6, वाग्भट सूत्र स्थान 5 ये पढ़िए, फिर आपको पता चलता है कि क्या लिखा है. फिर निदान चिकित्सा जो है वो पहले ही प्रथमोर्ध में है. ये जो प्रथमोर्धश्च तत्र लिखा कि पहले 15 अध्याय में औषध मिल जाएगा, अन्न मिल जाएगा, विहार सब कुछ जिंदगी मिल जाएगी, पैसा मिल जाएगा, पेशेंट मिल जाएगा, कंसल्टेशन मिल जाएगा, सब कुछ ना. वाग्भट कहता है उपक्रम्य से ही द्वित्वा. 2 ही उपक्रम्य हैं जिनका उपक्रम करना है चिकित्सा करने से. 2 ही लोग हैं, एक जो क्षय में है और दूसरा जो वृद्धि में. तो जिसके शरीर में क्षय हुआ है उसकी वृद्धि करो, उसका संतर्पण करो. जिसके शरीर में वृद्धि हुई है उसका अपतर्पण करो. ये चिकित्सा का आधार है. उपक्रम में से द्वित्वाद्युधे वो उपक्रमो मता. और उसका डिवीजन क्या है? भौमापम इतरच्च. ये केस है, ये मेरी जिंदगी की पहली केस है, इसलिए मैंने इसको बहुत बार बोला है. लेकिन इस प्रकार के केसेस की संख्या आज 1600 से ऊपर. ये पुरानी स्लाइड है, कॉपी पेस्ट की हुई, इसलिए वहां पर 1400 नंबर. ऊपर मेरा डिजिटल प्रेजेंस है, हर स्लाइड के ऊपर आपको मिलेगा. ये मेरा डिजिटल प्रेजेंस है. यूट्यूब पर आपको 125 तक के व्याख्यान मिलेंगे. आगे संकल्प करता हूँ अनिल की स्मृति के निमित्त के व्याख्यान में. आज से 100 दिन के बाद अनिल का प्रथम स्मृति दिन आएगा. भगवान के घर जाने के उसके दिन को 100 दिन बाकी है एक समय के लिए. आज से मैं अगले 100 दिन में आपको यूट्यूब पर 100 वीडियो डाल के दूंगा, जो हृदय के, सुश्रुत, चरक के अलग अलग स्थानों से होंगे, अलग अलग विषयों पर होंगे, अनिल को समर्पित 100 वीडियो आज से 100 दिनों में. ये आपके साक्षी से 221 लोगों के साक्षी से मैं संकल्प करता हूँ कि ये जो ऊपर मैंने डिजिटल प्रेजेंस दिया है, मेरा यूट्यूब का चैनल दिया है, मेरा वेबसाइट का एड्रेस दिया है, मेरा मोबाइल नंबर है, जीमेल एड्रेस है, कुछ ऑडियो होते हैं 131 ऑडियो मिक्स क्लाउड पे है, वो सारे आप वहां पर देख पाएंगे. उनमें आज से अनिल के पहले दिन तक 25 अप्रैल 2022 तक मैं और 100 ऑडियो वीडियोस का वहां पर जोड़ दूंगा, एक अनिल के चरणों में समर्पण के रूप में, एक उसने दी हुई क्षमता के पुष्पों को उसके ही चरणों में समर्पित करने के लिए. तो वाग्भट कहते हैं कि 2 ही प्रकार के चिकित्सीय है, यही प्रकार के ट्रीटेबल लोग हैं, क्षय और वृद्धि. उनकी चिकित्सा क्या करें? तो जिसका क्षय हो उसका वृद्धि करे, जिसका क्षय करे. एक संतर्पण तत्र द्वितीय चापदर्पण ब्रूहण उल्लंघन चेती तत्पर्याय उदाहरण. और उसका डिवीजन है भौमापम इतरत. भौम आपम अर्थात पृथ्वी जल, इतरत अर्थात वायु अग्नि आकाश. तो ये जो केस है ये मेरे जिंदगी की पहली केस ट्रीट की हुई, सक्सेसफुल हुई. और उसके बाद इस प्रकार के केसेस की संख्या आज 1600 से भी ज्यादा है. कि कल ऑपरेशन करने के लिए बताया है, कल लैमिनोटॉमी करने के लिए बताई है, कल डिसबल्ज के लिए ऑपरेशन करना है, कल टीकेआर के लिए एडमिट होने के लिए जा रहे हैं. ऐसे कई पेशेंट्स ट्रीट किए इस प्रकार से. पहली बार आई थी वो थी L1 से S1 टोटली रीजनरेटेड, सीवियरली रीजनरेटेड. जहांगीर से घर भेज दी गई थी, वो दादी 72 साल की थी. SLR वाज लेस देन, उसका पाव उठा ही नहीं. मैंने MRI पढ़ने का MRI कैलकुलेशन का नाटक किया, मुझको तो समझता नहीं उसमें से. देखिए 4.5 साल का डीएनए का कोर्स है, उसमें आपको क्या खाप पता है प्लेट देख के पेशेंट का क्यों करने का. आज पेशेंट को बोलता हूँ तेरे प्लेट ही पर रख रिपोर्ट, सामान्य रोग है ट्रांसपेरेंट, आपको जो समझता नहीं उसमें क्यों हो. तो रिपोर्ट था तो L1 डीजेनरेटेड, मूवमेंट नहीं है, सारा अपान क्षेत्र का जो कर्म है मलमूत्र वो बेड पर हो रहा है. बड़ी दिक्कत की परिस्थिति. और उसको दवा देंगे और 15वें दिन ये जो दादी है 72 साल की, ये चलते चलते मेरे क्लिनिक के 8 स्टेप चढ़ के ऊपर आ गई. मैं हक्का बक्का देखता है. तो क्या विशेष है,
वो क्या है, एल्कोइसोन डिजेनरेशन है, यानी अस्थि का क्षय है, तो तिक्त क्षीर बस्ती देना है। आपने क्या नया किया? मैंने कुछ नया नहीं किया, मैंने भी वही किया, जातान क्षीर घृत तिक्त संयुक्त बस्ती दिसेता बस एक क्षीर पर सर्पी तिक्त को उपहितानुच्च चरक उत्तर 28 वाग्भट सूत्र 12। अलग क्या किया? अलग ये किया, दिया ही नहीं। 150 स्क्वायर फुट का क्लिनिक है पिछले 30 साल से पाटिल प्लाजा में, वहां ना इनलेट है ना आउटलेट है पानी का, कहाँ से बस्ती दूंगा? और पेशेंट हिलने को नहीं आ रहा है, उसको फिर दक्षिणम पादम संकोच प्रसार वामो कुक्षो, वो कहाँ से करूंगा मैं उसको, बस्ती कहाँ से दूंगा? वो हिलने ही नहीं, वहां बिना बस्ती दिए 16 से केसेस ट्रीट किया हूँ। 42वें दिन लोगों को, पेशेंट को पाँव पे खड़े करता और जिंदगी भर खड़ा रहता, वैसे के वैसे रहते। आज से 20 साल पहले जो लोग ट्रीट किया हूँ वो आज भी दूसरे लोगों को भेजते रहते। अभी अभी एक आए थे, भारतीय विद्यापीठ में एक वैद्य है, उनके पिताजी आए संचित में टीकेआर के लिए एडमिट होना, उनको चिकित्सा दी। पहले दिन एसएलआर था 30 डिग्री, पूरा का पूरा क्रिपेटस, सशब्दता अस्थि भंग के लक्षणों में जो आए है वो, उनको चिकित्सा दी। और आपको विश्वास नहीं होगा, 15वें दिन वो अपनी मारुति कार में बैठ के अपने 66 साल की पत्नी को लेके अपनी 71 साल की उम्र में कोल्हापुर तक 1 डे ड्राइव करके वापस आ गए। 250 450 किलोमीटर ड्राइव करके वापस आ गए। ये अभी की बात है, पिछले 2 महीने की। तो वहां से 2000 से लेके आज तक इस प्रकार से कैसे चल रहे। इसका मूलाधार क्या है? इसका मूलाधार ये बात सही है आपकी कि बस्ते क्षीर को बस्ती ही नहीं दिया हूं, क्या दिया हूं? तो बस्ती जाता है बकवाशय में, बकवाशय का स्वामी अपान है और अपान का औषधि काल प्रागभक्त है। ये सारा वाग्भट सूत्र स्थान 12 में, वाग्भट सूत्र स्थान 13 में, वाग्भट सूत्र स्थान 11 में का है। प्रथमो ऊर्ध्वश्च तत्रापि। फिर बस्ती में जो क्षीरपाक देना था, बस्ती में जो तिक्त घृत देना था, वही क्षीरपाक वही घृत मैंने पेशेंट को अपान काल में प्रागभक्त भोजन से पहले लेने के लिए बोला। 42 दिन लोग वो कड़वा दूध कड़वा घी पीते हैं और अपने पांव पर खड़े रहते फॉर लाइफ टाइम, नेवर टू बी रिपीट अगेन, नो रिकरेंस एट ऑल। तो ये एक श्लोक के साथ दूसरे श्लोक को जोड़ के किया हुआ ये काम है। इसके साथ लशुन क्षीरपाक चला था, क्योंकि लशुन क्षीरपाक वाग्भट सूत्र 6 में लिखता है भग्न संधान कृत, और वाग्भट उत्तर तंत्र अध्याय 40 श्लोक नंबर 48 से 58 देखिए कहां से कहां तक इसे कहते हैं अतीतावेक्षा अनागतावेक्षा। मेरा एमडी का थीसिस तंत्र युक्ति पर अतीतावेक्षा बस्ते क्षीर सर्पिशी या जातान क्षीर करते ये वाग्भट सूत्र 11 में अस्तित्व चिकित्सा है। लेकिन मैं रेफरेंस ले रहा हूँ वाग्भट सूत्र 6 से लशुन क्षीरपाक का, और लशुन का अग्रय संग्रह है लशुन जयति प्रभंजनम प्रकर्षेण भंजति। इस प्रकार का जो वात है, भंजन करने वाला, अस्थियों को तोड़ने वाला जो बात है, उसको जीतने की क्षमता लशुन में, उसको भग्न संधानकारी लिखा है और उसका क्षीरपाक उसके साथ में चला था, वो भी आपातकाल में, इसलिए पेशेंट की होता है। और उनको फुलकों पर रखता हो, जगह की तरह नहीं, क्योंकि गोधूम संधानकारी लिखा है। उसके साथ यष्टि चलाता हूँ, क्योंकि यष्टि को भग्न के अधिकार में पहला द्रव्य लिखा है और यष्टि सबसे लंबा अग्र संग्रह है। यष्टि मधुर है, इसलिए वो वात का शमन करती है। और अस्थि क्षय में वात का प्रकोप होता है, क्योंकि तत्रास्थितो वायु और विक्रम है। अस्थि घटेगा तो वात बढ़ेगा, वात बढ़ेगा तो अस्थि घटेगा। लेकिन अस्थि तो डिजेनरेट होता ही नहीं। मेरे एक दोस्त है, उन्होंने मुझे बोला, अरे 200 साल भी अस्थि बढ़ा रहे तो डिजेनरेट होता नहीं, तू क्या बात कर रहा है? अरे भाई नहीं, ठीक हो नहीं होता है, उसके बीच का जो तरुणास्थि वो तो छिलता है ना, वो तो डिजेनरेट होता है। तरुणास्थि कट हो जाए या अस्थि कट हो जाए, हमें क्या, हमारी चिकित्सा वही है, हमारी दृष्टि से तरुणास्थि अस्थि ही है ना। तो इस तरह से क्षयात्मक जो संप्राप्ति है उसकी चिकित्सा इस प्रकार से की कि 4 जगह के श्लोक एक साथ लाके उसको काम। ये दूसरा है ये लिखा है पेशेंट वो अलग है, और ये केस 3.5 इंचेस बाय 3.5 इंचेस बाय 1.5 इंच इतना डेप्थ वाला ये पहला फोटो था, और ये 3.5 महीनों में ये पूरा हील हो गया है। ये हील हो के 1.5 साल हो गया है, ऊपर नहीं हुआ है आज। ये कैसे? अच्छा वो बाद में बता दो कि डायबिटीज रिलेटेड। ये देखिए, ये आज का हॉट सब्जेक्ट पिछले साल का। टोटल स्कोर कितना है? 25/20। ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना है? 85। पेशेंट आप रहा है घर में ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर। 15 दिन के बाद की स्थिति है, पेशेंट का स्कोर है 12, और 15 दिन के बाद पेशेंट काम पर जाने लगा। आता कामावर जाता सैचुरेशन 94-95। इस तरह से काम होता है। कैसे काम किया? साधारण सी बातें हैं।
उरस्थ कफ है, कहाँ पर व्याधि है, उर में है, वहां का दोष कौन है, स्थानिक दोष कफ है। क्या हुआ है, ग्रथित हुआ है, स्कंदन हुआ है, यानी हमें कफ के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर, जल के ऊपर, स्थूल के ऊपर काम करना। तो स्थूल के विपरीत कौन है, विवरणीय सूक्ष्म। और कफ के विपरीत यानी पृथ्वी जलात्मक के विपरीत कटु तिक्त कषायात्मक चीजें देनी है। कषाय तो संग्रहण करेगा, स्तंभन करेगा, इसलिए उसको हटा दिया। रह कौन गया, तिक्त और कटु रहेगा, लेकिन तिक्त जो है फिर से क्षय करेगा, धातु क्षय व्याधि नाती होगा थोड़ा। लेकिन वहां पर जो कफ है उसको सुखाने का काम अग्नि प्रधान कटुरस करेगा, इसलिए कटु क्या करता है, विवृणोति श्रोतांसी कफापहा। कटुरस केस में लिखा है श्रोताओं से विवृणोति, और यहाँ पर श्रोतोरोध हुआ, इसलिए कटुरस प्रधान द्रव्य देने हैं। तो हमने क्या किया, ततराद्यामर्दन भन्ति, यही श्लोक का प्रयोग किया कि कफ के विरुद्ध हमें पहले 3 रसों का अंतिम 3 रसों का प्रयोग करना है, उसमें से भी कषाय नहीं चलेगा, तिक्त नहीं चलेगा, कटु का प्रयोग करना है। इसलिए ये कटु द्रव्य दिए, वचा, हरिद्रा, नागर, ये द्रव्य क्योंकि वचा कंद है, हरिद्रा कंद है, नागर कंद है। और कंद क्या होते हैं, कंद विषाणी अत्युग्राणी तीव्र वीर्याणी, ऐसा सुश्रुत अध्याय 2 स्थावर विषय के विज्ञान में लिखा है। यहाँ का रेफरेंस, वहां का रेफरेंस, उचित समय पर हम याद आना, इसे उपस्थिति कहते हैं, तो अग्नि में दी हुई क्षमता। उसकी फलश्रुति क्या है, मेद कफ आड्य भवन स्तन्य दोष निवारण, स्तन्य इज इक्वल टू रस, रस इज इक्वल टू कफ इज इक्वल टू उर, उर इज इक्वल टू जो आपने रिपोर्ट देखा वो हमें तो की विरुद्ध स्थानता विरुद्ध करना है। इसलिए वचा का, हरिद्रा का और शुंठी का प्रयोग किया, उसके साथ और लशुन चलाया, क्योंकि लशुन वो में सर्वश्रेष्ठ है। औरुष्यम वातकोपन मृते मृता पटोदिभ्याम शुंठी कृष्णा रसो नतः, शुंठी और रसो तो है, पिपली नहीं देता हूं क्योंकि पिपली न अति उपयोगित में आती है। अभी रिजल्ट्स और रिजल्ट्स मैं आपको पहले कुछ संतर्पणात्मक व्याधियों के रिजल्ट बताता हूँ, फिर उसके बारे में चर्चा करेंगे, जितना समय है उतना। 10:27 हुए हैं, 15 मिनट में मैं ये सारा पूर्ण करूंगा। ओके, तो ये है रिजल्ट्स। देखिए ये है डायबिटीज टाइप 2, डीएम टाइप 2, 226, 177, अप्रैल 16 और जून 16, यानी 2 महीने के बाद 74, 99। अच्छा, बीएसएल तो कोई भी ठीक कर लेता है, उसमें क्या बिगाड़। देखो मैं प्रमेह के औषध नहीं देता, मेरी दृष्टि से डायबिटीज अर्थात प्रमेह नहीं है। प्रमेह के अधिकार का एक भी औषध दिए बिना, प्रमेह के संहिता के अधिकार का एक भी औषध दिए बिना ट्रीटमेंट करता हूँ। उसका साधारण श्लोक संदर्भ सारा बताऊंगा, ऐसे नहीं बता रहा हूँ। पहले रिजल्ट देख लो, 250, 250 शुगर थी जो नॉर्मल आ गई एग्जैक्टली 2 महीने में। लेकिन बीएसएल तो कोई भी ठीक कर लेता है, आपको 3 दिन में बिना खाने पीने रखो, आपकी बीएसएल नीचे आ जाएगी। आपको 3 दिन मीठा खिलाओ, आपकी बीएसएल ऊपर चली जाएगी। बीएसएल कैन बी मैनिपुलेटेड, बिकॉज इट इज एवरेज ऑफ 90 डेज। देखिए अप्रैल 16 को HbA1c 9.4, एवरेज शुगर 223, और जुलाई 16 को एग्जैक्टली 3 महीने बाद HbA1c 6.2, जितना चाहिए उतना नॉर्मल नॉन डायबिटिक स्टेज, एंड शुगर ऑल्सो 130। और ये आज भी मेंटेन है, 16 साल का पेशेंट है, 5 साल हो गए, आज भी HbA1c 5.4 से 6.4 के बीच में। ये रिसेंट पेशेंट है, देखिए 243 से 122 तक आ गई, 360 से 177 आ गई 15 दिन में। डेट भी देख सकते हैं आप। ये बहुत डिफिकल्ट पेशेंट था, 70 साल उम्र थी, 14 HbA1c 355। डेट देखिए 12 जनवरी डेट है, 14 फरवरी को HbA1c 10.9, अप्रैल में 7, और 5 महीने बाद 7 पर सिर हो गया। अभी 5.4 है, ये पिछले साइड है, उसके बाद बनाई नहीं है। ये बहुत ही डिफिकल्ट था। ये 214, 348 फास्टिंग थी। हाँ, 2 महीने बाद देखिए जून, लास्ट लाइन देखिए 90 और 118। वजन देखिए 88 था, 76 था। ये मस्कत से आया पेशेंट था, आज इसका 5.4 के यहाँ से है। उसका पहला रिपोर्ट 248, तारीख देखिए 4 मई को, अगस्त में 94, 142, 348 से 142, 214 से 92। HbA1c था 11.2, जिस दिन आए थे उस दिन 4 मई को मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट की थी। मस्कत का रिपोर्ट ऊपर देखेंगे, सारा उर्दू लिखा या फारसी लिखा, और ये है 6.7 ट्रीटमेंट बंद की। उसके बाद इतना खुश हुआ था
कि इसने श्रीखंड खा लिया और मुझे फोटो भेजा कि सर मैंने आज श्रीखंड खाया है, गोली एक भी नहीं ली है और मेरा पीपी 115 है, वो फोटो में यहाँ डालना भूल गया। देखिए ये इतनी शुगर हो सकती है किसी की। इसको मैंने देखा नहीं है, कोविड के समय का पेशेंट था, 13 मई का शायद, मुझे डेट नहीं दिखाई दे रही है, डेट कितनी है, हाँ 11 मई की डेट है। 400 और 450 शुगर है, 1 महीने देखिए 129 148, आज का HbA1c 5.4 के बीच में मेंटेन। ये जिसका मैंने TTR बताया आपको कि गाड़ी चलाते चलाते कोल्हापुर तक एक दिन में जाके आ गए 450 किलोमीटर खुद ड्राइविंग करके, ये उनकी पत्नी का रिपोर्ट है। 350 शुगर, 320 शुगर, फास्टिंग पीपी। ट्रीटमेंट नहीं हो रही, कैटरेक्ट का ऑपरेशन नहीं हो रहा है क्योंकि फिजिशियन फिटनेस नहीं दे रहा। 1.5 साल हो गया ऐसे ही चल रहा था। तारीख देखिए ऊपर की तारीख है 29 जुलाई और 15 दिन बाद रिपोर्ट है 142 122। उसके अगले बुधवार को दीनानाथ में कैटरेक्ट का ऑपरेशन हो गया। आज का फास्टिंग पीपी है 88 और 98, रविवार को आई थी पिछले 9 तारीख को। HbA1c 5.4 मेंटेन। दवा चालू नहीं है मॉडर्न की। ये देखिए ये अभी 15 दिन में 350 शुगर 100 पर आ गई। स्वयं डॉक्टर उसके साडू है, वो ट्रीट कर रहे थे 3 महीने से, शुगर उतनी रहती। देखिए शुगर 327, 252 फास्टिंग पीपी। ये 15 दिन के बाद 100 और 194 पीपी, 266। ये देखिए 205 264 शुगर है। डेट देखिए 18/7 है, 15 दिन के बाद, सॉरी 1 महीने के बाद, नहीं उस समय का ये रिपोर्ट है 1 महीने का 98 115। ये है जुलाई का 10 1 महीने बाद 7.5, आज 5.4 मेंटेन है, दवा बंद। ये बहुत डलती है। HbA1c 12 जब शुगर 220 338 थी, तो अगस्त में ट्रीटमेंट बंद की 7.5, और अभी अक्टूबर में उन्होंने रिपोर्ट भेजा 15 महीने के बाद 5.48। उनको मैंने पूछा औषध सुरू आहेत का फक्त आहार व्यायाम, उन्होंने लिखा सर काहीही चालू नाही, फक्त आहार आणि रोज व्यायाम करतो। ये है 8.9 से 5.18, एग्जैक्टली 3 महीने। आप डेट लिख सकते हैं 4 सितंबर 8.9 और दिसंबर 5.9। इनकी बेटी डॉक्टर हैं, 1.5 साल से शुगर 250 के बीच में रह रही थी, आज पूरी की पूरी नॉर्मल। ये है 203 266, 15 दिन में नॉर्मल। ये डायबिटीज का मैंने आपके सामने रिजल्ट। ऐसा ही संतर्पण जन्य जो और एक व्याधि है वो है स्थूल। बागवट लिखता है नहीं स्थूलस्य भेषजम, मैं लिखता हूँ यही स्थूलस्य भेषजम, सही स्थूलस्य भेषजम। We claim that we can reduce up to 10% weight and inches per month if you follow everything। ये ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन ये क्या है मैं बताता हूँ आपको। 69 सबसे ऊपर का देखिए, 69 था वेट, 2 महीने में 61 आ गया। इस तरह से हर चीज उन्होंने नोट करके रखी है। बॉल पेन का जो रंग है, स्याही, वो बदल के चले गए हैं, यानी ओरिजिनल उन्होंने भेजा है। ये उनका लिखा हुआ व्हाट्सएप का डायरेक्ट स्क्रीनशॉट है, इसमें ठीक से दिखाई देता है 61 और नो मसल लॉस, नो प्रोटीन लॉस, नो सॉलिड वेट लॉस। इस तरह से आती है। केवल 3 दिन में 7.7 किलो वजन कम हुआ और HbA1c 8.6 से 6.4 तक आके दवा बंद है आज। ये बहुत विचित्र पेशेंट जो मैंने आपको पहले बोला था, 88 से 76 तक वजन आ गया। यही ये कल का पेशेंट है, 19 अगस्त, 1 महीने में 6 किलो कम, 10 किलो कम, 3 महीनों में सारा नॉर्मल और HbA1c 5.7 पर मेंटेन, थायराइड फंक्शन टेस्ट नॉर्मल, बीपी नॉर्मल, वजन 5 किलो कम 15 दिन। ये 15 दिनों में 4 किलो, ये 15 दिनों में 3 किलो कम, इंचेस भी कम, 2 महीनों में 8 किलो कम, ये 15 दिनों में 3.5 किलो कम, ये 15 दिनों में 4 किलो कम। और हम ये क्लेम करते हैं कि 10% जो कम होता है वो रीगेन नहीं होता है, बिकॉज हम शुगर या फैट के लिए गोलियां नहीं देते। क्योंकि अगर गोलियों से शुगर या फैट कम करेंगे, संतर्पण हमारी गोलियों से कम करेंगे, तो जिस दिन गोलियां बंद उस दिन फिर से शुगर, उस दिन फिर से टमी अपनी जगह पे वापस आ जाती है सभी लोगों का अनुभव। लेकिन we claim that there will not be any recurrence even though we stop your all OHS and our treatment also। 15 दिन में एक बार OHA बंद करना, तो 7 बार बंद करने के लिए 105 दिनों में OHA बंद हो जाते हैं। उसके बाद हर हफ्ते में अपना एक बार बंद करना है, तो 7 49 डेज में हमारी दवा बंद होने के बाद HbA1c रिपीट करना है,
इट शुड बी बिटवीन 5.4 to 6.2। उस जिद से, उस साइंटिफिक तरीके से काम करते। इसके पीछे का संहितोक्त श्लोक क्या है, इसके पीछे का शास्त्र क्या है, इसके पीछे का रस दोष क्या है। व्हाट इज डायबिटीज? डायबिटीज इज नॉट प्रमेह। अगर प्रमेह डायबिटीज होता, अगर कैंसर अर्बुद होता, अगर पीसीओडी ग्रंथि आता होता, तो वहां लिखी हुई चिकित्सा से ये चीजें ठीक हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं होती। कैंसर का अर्बुद भाषांतर करके कांचना बोल देगा कैंसर की नहीं होता। डायबिटीज का प्रमेय भाषांतर करके वहां लिखे हुए 10 है वो क्या क्या लिखे शास्त्र में लिखा है, वो लिखे शुगर रेट नहीं होती। और अगर आप उनका OH रिप्लेस करके आपका वसंत कुसुमा कर त्रिवंग वसंत जिंदगी भर देने के लिए बोल रहे हो तो गलत बात है। औषध सब्स्टिट्यूट नहीं देना है। वी आर नॉट मेडिसिन सेलर्स, वी आर हेल्थ कंसल्टेंट। हमें औषध बंद करने को आना चाहिए। हमारा ये दावा है, हमारा ये आकलन है, हमारा ये अभ्युपगम है, हमारा ये दृष्टिकोण है कि हमारा ये अजम्पशन है कि डायबिटीज का निदान होने से पहले किसी न किसी दिन आप नॉन डायबिटिक थे। उस समय तक, उस दिन तक आपकी शुगर, आपका शरीर मेंटेन कर रहा था। तो एक दिन अचानक ऐसे क्या हो गया कि आपकी शुगर नियंत्रण करने वाली, शुगर मैनेज करने वाली यंत्रणा शरीर से निकल गई, गायब हो गई, डिलीट हो गई, कट कर दी गई, पैंक्रियास निकाल दिया, लीवर चला गया, मसल ने काम करना कर दिया। क्या हुआ कि आपने कि पूरा का पूरा जो शुगर मैनेजमेंट का डेलीगेशन है वो OH को सुपुर्द कर दिया। क्यों? और आपको फ्रैक्चर हो जाता है तो आप व्हील चेयर पर या क्रचेस पर लेते हो? नहीं, पहला प्लास्टर लगाते हो, 21 दिन के प्लास्टर निकालते हो, फिर क्रचेस लेते हो या वॉकर लेते हो, फिर उसको छोड़ते हो, फिर किसी का सहारा लेते हो, बेड का सहारा लेते हो, वाल का सहारा लेते हो, धीरे धीरे चलते हो, फिर उस पाव पर थोड़ा जोर डालते हो, फिर चलते हो, फिर दौड़ते हो, फिर खुद ही लगाते हो, है ना? एंड यू कम बैक टू योर नॉर्मल थिंग अगेन। तो जिस दिन आपको डायबिटीज नाम का निदान हुआ, जिस दिन डायबिटीज नाम का आपको डायग्नोसिस हुआ, उस दिन से आपने डायरेक्टली टोटली आपकी शारीरिक क्षमता का विश्वास खो दिया और शुगर मैनेजमेंट का जिम्मा जो है, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो OH को सुपुर्द कर दिया। फिर मिसयूज एट्रोफी के कारण आपकी शरीर की क्षमता नष्ट होती चली जाती है और मेटफॉर्मिन के साइड इफेक्ट आने लगते हैं। मेटफॉर्मिन इधर को लेवल में देंगे, वो बोल देंगे, वो मॉलिक्यूल वो छोड़ दो, लेकिन दे विल स्टार्ट OH और OH हाथ ऊपर कर देगा, पे आओगे, एक दिन इंसुलिन हाथ ऊपर कर देगा, फिर डायलिसिस पे जाओगे, कब तक चलता रहता है? कई साल से देख रहा हूं मैं। फिर सोचा कि अरे ये जो चीज चल रही है, किसी दिन हम डायबिटीज वाले नहीं थे, उस दिन तक मेरे शरीर की यंत्रणा जो काम कर रही थी, क्या उस यंत्रणा को पुनरुज्जीवित नहीं किया जा सकता? उसकी क्षमता फिर से नहीं दी जाती? अगर टूटे हुए पांव को फिर से सक्षम बनाया जा सकता है तो मेरी क्षण के लिए गई हुई जो क्षमता है उसको मैं वापस नहीं ला सकता। उसके लिए चिकित्सा देता हूं और वो क्षमता वापस आने के कारण OH बंद करने के बाद भी HbA1c 5.4 रहता है और मेरी दवा बंद होने के बाद, हेरेडी दवा बंद होने के बाद, संहिता की दवा बंद होने के बाद, वाकफट की दवा बंद होने के बाद भी HbA1c 5.4 ही रहेगा। आई डोंट बिलीव इन BSL, क्योंकि BSL मैनिपुलेट हो सकती है। 3 दिन खाना खिला दो मिठाई वाला, BSL बढ़ जाएगी। 3 दिन मत खिलाओ, उसको भूखा रखो, BSL नीचे आ जाएगी। BSL पर मेरा विश्वास नहीं है। आई बिलीव, आई ट्रस्ट इन HbA1c। 90 दिन के बाद उसका मसल वेट लॉस नहीं होना चाहिए, उसका प्रोटीन वेट लॉस नहीं होना चाहिए, उसको क्रैम्प्स नहीं आने चाहिए, उसको थकान नहीं आनी चाहिए, उसकी टमी कम होनी चाहिए, उसके आर्म्स कम नहीं होनी चाहिए, उसकी पिंडिका कम नहीं होनी चाहिए। यानी सारा का सारा जो देखिए, डायबिटीज इज डायग्नोसिस फ्रॉम मॉडर्न, सो असेसमेंट वही लोग करेंगे। आप आकलन क्या कर रहे हो, आपको जो समझना है दोष धातु मतलब रसगुण महाभूत आप समझो, लेकिन रिजल्ट जो है उसका असेसमेंट वही लोग करेंगे, क्योंकि डायग्नोसिस उनका है। आपके सामने अगर मैं खड़ा करूं डायबिटीज का पेशेंट, आपको क्या खाक पता चलेगी? आप में से कितने लोगों ने प्रभुता विलुमूत्रता दिन की निदान किया आज तक? आपको कितने लोगों ने ये कंप्लेंट दी मुझे प्रभुता अविलुमूत्रता होती है? प्रमेय में से कितने पूर्व आपने आपकी क्लिनिक में भाग लिए? इससे कितने लोगों को शीत प्रियत्वम गलतालु शोषो जीवन चरणों को देखा, हाँ पता चला है आज तक। और वो पता चलने के बाद आपने उसको ब्रह्म डायग्नोस किया और आपने उसको संहिता में दिए हुए चिकित्सा देकर उसको ठीक किया है। ऐसे लोगों के पास है, मेरे पास डाटा, मेरे पास 1000 से ज्यादा लोगों का डाटा है जिसमें से 50% ड्रॉप आउट है।
इस समय मेरे पास 468 पेशेंट का डाटा है जिनमें ट्रीटमेंट कंप्लीट किया और जिनका HbA1c 5.4 के बीच में है, OHA और मॉडर्न मेडिसिन और मेरी दवा बंद करने के बाद भी। इसलिए मैं ठोक के बोलता हूँ, डंके की चोट पे बोलता हूँ और वो शास्त्र की परिभाषा में बोलता हूँ। डायबिटीज इज नॉट प्रमेय, क्योंकि कोई भी पेशेंट आज प्रभुताविल मूत्रता से डायग्नोज नहीं होता, वो होता है एक्सीडेंटल डायग्नोसिस। किसी चेकिंग के लिए गए और उसको पता चला इतनी शुगर है, 450 शुगर है, 350 शुगर। कोरोना के बाद तो प्रेगनेंसी छोड़ के न जाने कौन से सिम्टम आ रहे, तो समझोगे कैसे? तो मेरा ये आकलन है कि डायबिटीज इज नॉट प्रमेय प्रैक्टिकली। ये रक्त क्लेद है, ये BS है, ये हाइपरग्लाइसेमिया, ये DM टाइप 2 है। उस क्लेद को उन्होंने रस रक्त में पकड़ा है। आप जिसे प्रमेय समझते हो वो बस्तीगत क्लेद है। ये बस्ती आश्रित्य कुरुते प्रमेहान दूषित कलपः शरीर क्लेदम पुनः मूत्रवाहनम सुरतसाम वक्षण बस्ती प्रभवानां ततः प्रमेह। जब तक शरीर का क्लेद मूत्र के साथ बस्ती तक नहीं जाएगा तब तक आयुर्वेद में प्रमेय नहीं होता। और ये जो BSL को पकड़ रहे हैं, ये मूत्र में नहीं पकड़ रहे हैं, ये रक्त में पकड़ रहे हैं। और जो ब्लड है वो रक्त है या रस है, उस वाद में मैं नहीं जानना चाहता। मैं सीधा कहूंगा कि रस रक्त क्लेद का ये मापन है, संख्या है। सम्यक ख्यापयति इति संख्या। ऑब्जेक्टिव बात करो, सब्जेक्टिव बात मत करो। पेशेंटला छान वाटते, त्याला भूक लागते, त्याला अरे हट, साधु सामने के सारे लक्षण जो चरक ने दिए वो सब्जेक्टिव, उनको तो देखना ही चाहिए। लेकिन डायग्नोसिस का जो असेसमेंट होगा, ट्रीटमेंट का जो प्रोग्रेशन होगा, उसमें ठीक चल रहा है कि गलत चल रहा है, ये BSL तय करेगा, HbA1c तय करेगा। क्योंकि डायग्नोसिस उनका है। आपके सामने खड़ा कर दो, आपको क्या पता चलता है? आपको मैं पेट स्कैन ना दूं तो आप देख के बता सकते हैं कि मेट्स कहां पर गए और सेकेंडरीज कहां पर। आपको मैं सोनोग्राफी का रिपोर्ट ना दूं तो आप बता सकते हैं कि पेशेंट की किस साइड में PCOS है, किस साइड में नहीं। आपको मैं रिपोर्ट ना दूं तो बता सकते हैं कि AMH में क्या परिस्थिति है, नहीं बता सकते। तो जो बता रहा है वो यथार्थ वक्ता है, वो आप्त है, वो रजतमोभ्याम निर्मुक्त मशीन से आया। मशीन को कैसा सत्व रजतम, वो आप्त है, वो यथा अर्थ है, जैसा है वैसे बता रहा है, तो आप्त है। उस पर भरोसा रख के काम करो और उसको रिजल्ट दे। आपको जो समझना है समझ लो। मेरी समझिए कि प्रमेय जो है वो क्लेद का मूत्र के साथ मिलकर बस्ती तक जाना है। इसलिए मैं एक हमें सामने रखा, वो सामने रखा इस प्रकार से कि देखिए कि मुझे कि एक सेवन और वहां से एक उद्यान एक्सप्रेस नाम की रेल चल पड़ी फ्लोर की, तो जो है ये बस्ती है। और मुंबई में निदान सेवन से बढ़ा हुआ क्लेद जो है वो प्रवास करते 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 बेंगलोर की ओर यानी बस्ती की ओर जा रहा है। एंड यू आर वेटिंग देयर फॉर दैट क्लेद टू अराइव विद मूत्र एट बेंगलोर एट बस्ती टू टाइटल हिम एज प्रमेय। लेकिन वो तो बीच में उतर गया सोलापुर में, दैट इज BSL, दैट इज रसरक्त क्लेद, वो बीच के स्टेशन पे उतर गया। ये संप्राप्ति है, यथा दुष्टेन दोषेण। निदान क्या है आपको पता है? आस्या निदान है, मधुर सेवन निदान है, अव्यायाम निदान है, सेडेंटरी लाइफ निदान है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। वो निदान कैसा है? पृथ्वी जल प्रधान। उस निदान से क्या बढ़ेगा? पृथ्वी जल बढ़ेगा, यानी कफ बढ़ेगा, यानी मूत्र बढ़ेगा, यानी मांस बढ़ेगा, यानी क्लेद बढ़ेगा, यानी रव बाहुल्य बढ़ेगा, यानी आप बढ़ेगा। वो कहाँ जा रहा है? उसने जाना चाहिए चरक के सार मूत्र के साथ मिलके बस्ती तक, तब प्रमेह कहोगे। लेकिन ये उतर गया बीच में सोलापुर में। If you are waiting for lifetime at Bangalore, you will not receive the person who has alighted in Solar. आपकी प्रमेय चिकित्सा से BSL का उपशम नहीं होता, क्योंकि प्रमेह बस्ती में है और BSL रसरक्त में। और अगर वो रसरक्त में सोलापुर में उतरने की बजाय दौंड में चला गया, मनमाड़ में चला गया, तो यानी विमार्ग गमन हो गया। रसरक्तगत जो क्लेद था वो शरीर क्लेदम पुनर्मांसादिन दूषयन तो कुत्ती मांस बेडकाम प्रजायन्ते, जो मैंने आपको पहली केस बताई पहले, ये क्या है? ये केस
केस थी जो मैंने आपको बताई कि जो माउस है, पूती माउस का मतलब है सड़ गया, गल गया। ये शरीर का क्लेद जो है वो मांस धातु में चला गया रस रक्त से। तो ये ऐसी इस प्रकार की न भरने वाली नॉन हीलिंग रिकरिंग डायबिटिक वुंड तैयार होती है पूती मांस प्रजाति। यानी क्या हुआ, रस रक्त से बस्ती तक तो आया ही नहीं, सोलापुर भी नहीं उड़ रहा, वो दौड़ मनमाड़ चला गया दूसरे ही डायरेक्शन में। दैट इज ये तिलक का शरीर में होने वाला यथाचानु विसर्पता ये है। मैंने इसलिए चरक का जो प्रसिद्ध श्लोक है स एव दोषा समुत्थान विस्तारांतरणी चाप्य थोड़ा सा परिवर्तित किया। ये हमारे महागुरु मेरे से के गुरु जी सर ने रखी रहते हुए किया। उन्होंने कहा स्थान 9 से लेके 16 वेद का परिभ्रमण है, ये अनुविसर्पण है। इस प्रकार से तो बस्ती में सहन हो जाए तो अध्याय 9, अगर वो प्लेग मूत्र के साथ मिलके बस्ती से निकल जाए तो आज प्रमेय बनता है। यही अगर मांस में फैल जाए तो पिड़का बनती है, इसलिए 11 वार में पिटिका और हृदय का है। और यही अगर त्वचा मांस की संधि में कुष्ठ में तो ये उदर बनता है अध्याय 12। यही अगर क्लेद त्वचा और की संधि में शापे चला आए, देखिए यहाँ पर ये दिख रहा है कि सतैव दोष समुत्थाने से स्थानांतरण से प्राप्त विकारण कुरुते बहु, और नीचे मैंने उसको कन्वर्ट किया सएव संचित क्लेदः समुत्थान विशेषता स्थानांतरण से प्राप्त विकारण कुरुते बहु। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से ये काम होता है कि ये संचित क्लेद जो है ये रसरक्त से निकल के अगर मांस में चला जाएगा तो जैसे अभी फोटो दिखाया वैसा पूती मांस, सड़ा हुआ मांस, नॉन हीलिंग डायबिटिक वुंड रिकरिंग वुंड तैयार होती है। और ये लिखा है कुष्ठ के पूर्व में, प्रमेय में नहीं लिखा है। मैं ये रसरक्त क्लेद क्यों बड़बड़ा रहा हूं, क्योंकि ये कुष्ठ के प्रमेय कुष्ठ के पूर्व में आता है। प्राणानाम अधिकम शूलम शीघ्रोत्पत्ति चिरस्थिति रूढ़ानामपि रुक्षत्वम निमित्तेति कोपनम। नॉन हीलिंग रिकरिंग वुंड इज रिटन बाय चरक एंड वाग, बट कुष्ठ पूर्व रूप। कुष्ठ क्या है? रक्तम लसिका त्वं मांसम, रक्त लसिका त्वचा और मांस। त्वचा यानी फिर से रस, लसिका यानी फिर से रस, मांस यानी मांस, रक्त रक्त, रस रक्त मांस में क्लेद का जो गमन होता है वो बीएसएल ग्रीन डायबिटिक वुंड में होता है। इसलिए आज का बीएसएल मेरी दृष्टि से अभ्युपगम दृष्टिकोण, कंसेंट्रेशन, एजम्पशन, अज्ञान की दृष्टि से रसरक्तगत क्लेद है, वो बस्तीगत क्लेद नहीं है, इसलिए प्रमेय नहीं है। ऐसी मेरी समझ है। निदान आपको पता है कि उसका अर्थ है बहुमापम अर्थात पृथ्वी जल, और उसका एक्सपेंडिचर नहीं होता है, हिलते ही नहीं, पूरा हास्य है, सेडेंटरी जॉब है, व्यायाम का भाव। बेड से उठते हैं, कमोड पर बैठते हैं, कमोड से उठते हैं, डाइनिंग चेयर पर बैठते हैं, डाइनिंग चेयर से उठते हैं, अपनी कार में या अपनी टू व्हीलर पर बैठते हैं, वहां से उठते हैं, ऑफिस में या कॉलेज में बैठते हैं, वहां से आते हैं, फिर टू व्हीलर कार पर बैठते हैं, वहां से आते हैं, सोफे पर बैठ के टीवी देखते हैं, वहां से उठते हैं, डाइनिंग चेयर पर बैठते हैं, वहां से उठते हैं, बेड पर लेट जाते हैं। कहाँ है? कैसे उपयोग होगा पृथ्वी और जल का? मेरी दृष्टि से द मोस्ट कल्प्रिट थिंग इज डिनर। आप जो रात का खाना खाते हो और उसके बाद 8 घंटा सोते हो और उठ के फिर किंग साइज नाश्ता करते हो, दैट इज द कल्प्रिट इन द सेडेंटरी लाइफ ऑफ द ए क्लास बी क्लास सिटीज वेयर वी आर प्रैक्टिसिंग एज हेल्थ कंसल्टेंट्स। डिनर को बंद करना चाहिए, वो खाली पेट नहीं रखना है, उपासमार नहीं करायची है, पित्त बढ़ेगा, मसल वेस्टिंग होगा, प्रोटीन तोड़ के खाएगा। इसलिए पेट भरना है। पेट भरना है, किससे भरना है? जो क्लेद का नाश करे, इसे भरना है। और उसके साथ साथ परिश्रम और मिताहार, भूगतो अश्विनी सुतो, दो ही वैद्य है, परिश्रम मिताहारो भूगतो अश्विनी सुतो। परिश्रम यानी व्यायाम करना है, क्योंकि आजकल व्यायाम होता है। और मिताहार का अर्थ गिन के खाना, समुचित खाना, जितना आवश्यक है उतना ही खाना। और इसलिए हमने इस सुबह करें, जिससे कि क्लेद का से वृद्धि ना हो, क्लेद का निर्धारण ना हो। शून्य वर्ग जो है वो प्रायातिक कटा है, वो वात को नहीं बढ़ाता है लेकिन कफ को बढ़ने नहीं देता। इसलिए मुर्ग मसूर और अलसांद्र जो कफकारी नहीं है,
और रुते मुद्ग मसूराभ्याम अन्य तो अनुमान वातकारकाः, इसलिए मुद्ग मसूर और चवली इनका नाश्ता करो। दोपहर फल शाक खाओ, क्योंकि पत्र शाक पुष्प शाक ये अत्यंत लघु है, नाल शाक और कंद शाक ये अत्यंत गुरु है, दोनों नहीं चाहिए हमें। अन्वया प्रतिपदम सर्वधर्मेषु मध्यमा, इसलिए फल शाक खाओ। सारा फल शाक जो है वो तिक्त रस का है, वो कुकर बेटे से हमें लिखा है, वो GOURD गॉड्स है, वो लांब वेलवर्गीय फल है, वो मल शुद्धि कर है। कोशात कावल गुजको भेदिन अग्नि पन्न, फुलके खाओ चपाती मत खाओ। फुल्का क्यों? क्योंकि अंगार पर सेका जाता है, सबसे लघु है। कुकुल कर्पूरम भाष्ट कंदवंगाचितान एक योनि लघुन विद्याता कुपान उत्तरोत्तरम। फुल्का और फल शाक खाओ। अगर चावल खाना है, भात खायचा है, वरण खायचा है, तर तो कुकरला लावू नका। सुधवत प्रसूत स्विन्नो अत्यक्तोष्मार चौदनो लघु सुधवतः प्रस्तुतः, इसमें से स्टार निकाल दिया है, पेज काट लिए, मांड काट लिए, पानी निकाल दिया है, ऐसा खुला हुआ ओदन खाओ। कुकर में पका हुआ बर्थडे केक जैसा काटने वाला चावल मत खाओ। जो कुकर का अन्न जो है वो दुर्जर है, विदाई है, वो कफ पित्त कर है, क्लेद कर है, वो BSL को रक्त को बढ़ाएगा, इसलिए उसको नहीं खाना है। कुकर का अन्न नहीं खाना। रात को डिनर करना नहीं है, ऐसी चीज को खाओ जो क्लेद को न बढ़ाए लेकिन क्षुधा की शांति करे। इट इज लाजा। लाजा क्या है? लाजा छर्दति सार में हमेद कफच्छिदा। लाजा सर्दी क्या है? सर्दी पृथ्वी और जल प्रधान क्लेद है, चिकलड़ है, और ऐसे चिखल को, ऐसे रेत को, ऐसे उत्क्लेश को, ऐसे प्रधान अवस्था को जो जीता है वो जागृत संग्रह, और वही रसरत तक रेत को भी नष्ट करेगा। लाजा से पेट भरो, डिनर करो, क्योंकि उस डिनर के बाद आप सो जाने वाले, आपको इतनी एनर्जी की जरूरत ही नहीं। यही स्थौल्य को लागू होता है। आप जो डिनर करते हो और सो जाते हो, आके आपके पेट पे बैठता है, आपके टमी पे आता है, आपके सीट पे आता है, आपके थाइस पर आता है। 1 घंटा चलो तो खाया हुआ आप यूज करोगे। रात को डिनर में लाजा खाओ तो नया फैट, नया शुगर नहीं बढ़ेगा। और लाजा जो है वो वृक्ष है, शोषणे वृक्षः लाजा त्रुच्छर्दति सार मेह मेद कफच्छिदा आस पित्तोपशमना दीपना लगो हिम्मा। ये लाजा है, 2 प्रकार की आती है, साड़ी चाव और ज्वाली चाव। लक्ष्मी पूजन का जो प्रसाद है वो सबसे श्रेष्ठ है लाजा। और जो नाग पंचमी का प्रसाद है, जो वर्षा ऋतु में है, अग्नि सन्नोपि सिद्धति को जो दीपन कर सकता है, वो ज्वाली चला है। इस प्रकार से ये मेरा विचार है। चिकित्सा क्या देते? ओएच का क्या करते हैं? ओएच वही लिखा है ना, पादेना पथ्यम अभ्यस्तम पाद पादेना माते, उससे धीरे धीरे कम करता हूँ। 15 दिन में एक बार की ओएच बंद करता हूँ, 105 दिन में। और हमारी दवा को भी एक बार को एक हफ्ते में बंद करता हूँ, 7 into 7 49 डेज में। इसलिए क्या होता है? क्रमेणापचिता दोषा क्रमेणोपचिता गुणाः संतो यान्ते पुनर्भावम् अप्रकम्प्या भवन्ति। अगर ये क्लेद है, मधुर रस है, जल है, पृथ्वी जल है, तो इसके विपरीत कौन है? कटु रस है। मधुर के एग्जैक्ट विपरीत कटु है, अम्ल के एग्जैक्ट विपरीत तिक्त है, कषाय के एग्जैक्ट विपरीत लवण है। अम्ल के विपरीत लवण नहीं है। वो अम्ल धर्म क्षार धर्म अलग बात है, वो मदात्य में आया हुआ और अग्नि कर्म क्षार कर्म में आया सुश्रुत और चर का एकमात्र श्लोक है, उस पर पूरी इमारत नहीं बनाई जा सकती। अम्ल के विपरीत क्षार नहीं है, अम्ल रस है, क्षार द्रव्य है, और अम्ल और लवण दोनों भी उष्ण है, तो एक दूसरे के विपरीत हो ही नहीं सकते। उनसे माधुर्य बनता है नहीं, उनसे क्लेद बनता है। अम्ल लवण मधुर तीनों क्लेदकारी है, इसलिए उस पर मेरा विश्वास नहीं। मधुर के विपरीत हम कटु का ही काम करेंगे, इसलिए कटुरस के द्रव्य जो है वो है वचा और हरिद्रा और नागर और मुस्ता, क्योंकि ये तिक्त भी है, कटु भी है, कंद भी है, उग्र भी है, इनका प्रयोग करता है। और इसके साथ साथ बहुत सारे गणों का प्रयोग करता है। जितने वाग्भट सूत्र स्थान 15 में 33 गण आए, उनमें से 17 गणों की सात भावना के रूप में प्रयोग करता हूँ। निगृहतीत गण है, अगर कोई गायनेकोलॉजिकल कंप्लेंट है तो उसके साथ वो, कोई योनि और स्तन्य के कंप्लेंट है तो उसके साथ मुस्ता, कोई सर्दी की कंप्लेंट है उसके साथ वत्सकादि, कृमि की कंप्लेंट उसके साथ सुरसादि। इस रूप में ये मैं काम करता रहता हूँ। तो ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है संतर्पण जन्य और अपतर्पण जन्य योगों का। मेनली द मोस्ट यूज्ड गण इज वचा हरिद्रा गण, उसमें से भी केवल अभी 4 द्रव्यों का प्रयोग करता हूँ, वचा मुस्ता हरिद्रा और शुंठी, क्योंकि ये कंद है और वो तीक्ष्ण वीर्य होते इसलिए। ये मेरी समझ है आयुर्वेद के बारे में। आयुर्वेद के लोग जो भी लिखते हैं, निदान लिखते हैं, चिकित्सा लिखते हैं, हेतु लिखते हैं, लक्षण लिखते हैं, कल्प लिखते हैं, औषध लिखते हैं, तत्व लिखते हैं, ये सारा दोष रस गुण महाभूत की परिभाषा में लिखते हैं। कोई भी वात वृद्धि के लक्षण दे दो, आपको दोष रस गुण महाभूत की दृष्टि से करके देख सकता है। ये गाना है,
इस गाने के अनुसार आयुर्वेद के लोग जो है सारी चीजें दोष रस गुण महाभूत में वही लिखते हैं। ये दिल दीवाना है, दिल तो दीवाना है, दीवाना दिल है ये दिल दीवाना, वही शब्द है जो उनको उल्टा पुल्टा करके ये गाना बनाया है। और इस प्रकार से अगर हम आयुर्वेद के बाहर के कल्पों को हाथ लगाए बिना अगर आयुर्वेद के ही संहिता में लिखे चिकित्सा कल्पों का प्रयोग करेंगे तो संतर्पणजन्य हो या अपतर्पणजन्य हो किसी भी विकार को अपने दोष रस गुण महाभूत की परिभाषा में समझकर उनके रिपोर्ट की परिभाषा में उसको रिजल्ट देने में सक्षम हो सकते हैं। इसलिए आयुर्वेद को पढ़ना नहीं चाहिए। आयुर्वेद पढ़ने की चीज नहीं, आयुर्वेद सीखने की चीज है। इसलिए उससे अद्वैत तत्व चाहिए। अनन्या चिंतयन्तु, अनन्य चिंतन, बाकी दूसरी चीजों को चिंता मत करो, केवल आयुर्वेद की चिंता करो। परि उपासना, सभी ओर से आयुर्वेद की उपासना करो। नित्याभियुक्त, ऑलवेज गेट कनेक्टेड विद योर साइंस, विद योर आयुर्वेद, विद योर संहितास। इस प्रकार से करोगे तो आयुर्वेद आपका योगक्षेम चलाएगा। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। और ये सारी जो वृत्ति है, ये सारा जो दृष्टिकोण है, ये मुझे गाडगीळ सर ने, कोलटकर सर ने और अनिल ने दिया। सो अंत में माझा देव, माझा गुरु, माझा मित्र अशा अनिलला साष्टांग नमस्कार करून मी हे माझे व्याख्यान अनिलच्या चरणी समर्पित करतो। आपल्या संयमी श्रवणाबद्दल हार्दिक धन्यवाद। आपके संयमी श्रवण के लिए हार्दिक धन्यवाद और विलंब हुआ इसलिए मन से क्षमा प्रार्थना। धन्यवाद सर। इट्स 2 hour मैराथन लेक्चर सर। आपने अपने गुरु मित्र के प्रति विनम्रता कोई आपसे सीखे सर। कुछ व्याख्यान विचार या गान सभा ऐसे होते कि वो समाप्त होने के बाद उसके ऊपर टिप्पणी या उसके बारे में कुछ कहना उस व्याख्यान सभा के और लिंक को ब्रेक करने जैसा होगा। आप सभी को अनिलमय ऋषिमय व्याख्यान के औरा में रखकर आज यही रुकते हैं। कल दोपहर मिलेंगे। अभी के लिए शुभ रात्रि। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।